जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम मैथ्स के तुक्का ट्रिक से कुछ ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में लगभग हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। बस पूछने का पैटर्न हल्का चेंज हो जा रहा है। क्वेश्चन है, यदि 48 लीटर के मिश्रण में 25% दूध है तो इसमें कितना दूध मिलाया जाए कि दूध 50% हो जाए। हमारा मिश्रण कितने का दे रहा है? तो मिश्रण हमारा दे रहा है 48 लीटर का, ठीक है। और ये क्वेश्चन की अगर बात करें तो एनटीपीसी में ये पूछा गया क्वेश्चन है। 7 अगस्त 2025 को जो एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस मिश्रण की अगर बात करें तो मिश्रण कितने का हमारा दे रहा है? 48 लीटर का। और इसमें कह रहा है कि 25% दूध है। तो अगर इस मिश्रण में हम दूध की मात्रा निकालें तो दूध की मात्रा निकालने के लिए क्या करेंगे? 48 गुने 25/100, मतलब इसका 25% हम निकालेंगे तो दूध का मात्रा हमारा निकल जाएगा। 25 चौके 100 और 4 से 12 चौके 48। तो मतलब इसमें 12 लीटर दूध है। किसमें? 48 लीटर के मिश्रण में। इसमें दूध कितना है हमारा? 12 लीटर है। तो अगर 25% की हम बात कर रहे हैं तो 25% किसके बराबर है? 12 लीटर के बराबर है। तो हमको कह रहा है 50% निकालने का। तो 25% 12 लीटर के बराबर है, तो 50% किसके बराबर हो जाएगा? तो ऑफकोर्स 24 लीटर के बराबर हो जाएगा। मतलब इसमें हमको कितना दूध मिक्स करना होगा? तो 24 लीटर दूध मिक्स करना होगा। और 24 लीटर किसमें दिया आपका? बी ऑप्शन में दिया है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं कि 50% हमारा 24 लीटर आया है और 12 लीटर पहले से था, तो सोचते हैं कि 12 लीटर और हम मिलाएंगे तो ये 24 लीटर हो जाएगा। बट ऐसा हमको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है उसको आइए डिटेल से हम समझ लेते हैं। यहाँ पे डिस्कशन क्लास है, एग्जाम में तो आपका आंसर आ गया, वहीं पे आपको खत्म कर लेना है। लेकिन यहाँ पे आप डिस्कस कर रहे हैं तो अच्छे से आपको समझना है, इसलिए आगे बढ़ करके हम देख लेते हैं कि कौन सा हमारा सही होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 24 लीटर दे या 12 लीटर दे, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे मिश्रण हमारा 48 लीटर का था तो उसमें दूध जो 25% है तो ये 12 लीटर निकला है। तो अगर मिश्रण में 12 लीटर दूध निकल रहा है तो बाकी जो चीज है, बाकी चाहे वो पानी हो या जो भी रहे, बाकी जो चीज है वो आपका कितना बच रहा है? तो 48 में से 12 घटा लीजिए, मतलब 36 लीटर बाकी चीज बच रहा है, ठीक है। 36 लीटर बाकी चीज बच रहा है इस मिश्रण में। अब इस मिश्रण में अगर हम 24 लीटर दूध ऐड करते हैं तो मिश्रण हमारा कितना है? 48 लीटर का मिश्रण है। मिश्रण हमारा कितना है? तो 48 लीटर का ऑलरेडी मिश्रण है, ठीक है। अब इसमें हम 24 लीटर दूध और ऐड किए हैं, 24 लीटर दूध और ऐड किए हैं, तो मिश्रण हमारा कितने का बन रहा है? तो 48 और 24 कितना हो रहा है? 72 लीटर का हमारा मिश्रण बन रहा है, ठीक है। अब इस मिश्रण में देख लीजिए कि दूध कितना है? तो 50% दूध है। तो 50% अगर दूध हम निकाल रहे हैं इसमें, तो 72 का 50% कितना हो रहा है? 36 लीटर हो रहा है। 36 लीटर ही ना 50% हो रहा है, तो ये 36 लीटर दूध आना चाहिए। अब मिला लीजिए कि 25% पहले दूध था, मतलब 12 लीटर पहले था और 24 लीटर हम ऐड किए हैं, तो 36 लीटर दूध का मात्रा हो गया ना। तो यही हमारा 24 लीटर वाला सही आंसर होता है। लेकिन 12 लीटर अगर हम देते हैं तो वो गलत कैसे हो रहा है वो भी आइए देख लेते हैं। तो अगर 48 लीटर के मिश्रण में हम 12 लीटर दूध ऐड कर रहे हैं, मतलब ये कितना हो रहा है? 60 लीटर हो जा रहा है। 60 लीटर हो जाएगा ना ये मिश्रण। अब इस मिश्रण में दूध का मात्रा का कितना रहा है? 50%। तो 60 का 50% कितना है? 30 लीटर है, ठीक है। तो 30 लीटर अगर दूध है तो 36 लीटर बाकी चीज है, तो 30 और 36 कितना हो रहा है? 66 हो रहा है। तो ये कहीं से भी मैच नहीं खा पा रहा है, ठीक है। तो 24 लीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि 40 लीटर के मिश्रण में 30% दूध है और यदि इसमें 10 लीटर दूध मिलाया जाए तो दूध का प्रतिशत क्या हो जाएगा। वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया है कि यहाँ पे हम ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे देखिए, ये भी 7 अगस्त को पूछा गया एनटीपीसी का क्वेश्चन है, 2025 में ये एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो ये बस क्वेश्चन पूछने का यहाँ पे पैटर्न चेंज हो गया, बट क्वेश्चन उसी टाइप का है। अब इसको हमको कैसे सॉल्व करना है? तो क्या कह रहा है कि 40 लीटर के मिश्रण में 30% दूध है। तो दूध का मात्रा, मिश्रण कितने का है आपका? तो मिश्रण है आपका 40 लीटर का, ठीक है। और इसमें दूध कितना कह रहा है? तो दूध कह रहा है 30%। तो अगर इसका हम 30% निकालते हैं, मतलब 40 गुने 30/100 हो जाएगा, ठीक है। इस जीरो से ये जीरो कट हो गया, मतलब ये दूध का मात्रा कितना हमारा आ रहा है? तो दूध हमारा आ रहा है 12 लीटर का, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि इसमें 10 लीटर दूध मिलाया जाए, तो दूध तो ऑलरेडी 12 लीटर है। अब इसमें दूध हम मिला दिए 10 लीटर, 10 लीटर दूध मिला दिए, तो दूध का मात्रा कितना हो रहा है हमारा? तो 22 लीटर का हमारा दूध का मात्रा हो रहा है। और मिश्रण कितने का हो जाएगा? तो जब ही हम दूध का मात्रा या कोई भी चीज मिलाएंगे तो मिश्रण भी तो बढ़ जाएगा ना। तो 40 था पहले
और इसमें हम 10 ऐड किए हैं, तो मिश्रण हमारा कितने का हो जा रहा है? तो मिश्रण हो रहा है हमारा 50 लीटर का। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछ रहा है कि दूध का प्रतिशत कितना है, तो दूध हमारा मिलाने के बाद कितना हो रहा है? 22 लीटर हो रहा है। 22 लीटर हो रहा है ना मिलाने के बाद, तो इसी का हमको प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए तो 22 बट्टा, अब इसके नीचे हम क्या लिखेंगे? तो टोटल हमारा मिश्रण तो 50 लीटर का है, तो 22 बटा 50 गुने 100 करेंगे। ठीक है, 50 से 50 दूनी 100 और 22 दूनी 44, तो यही 44% जो है ये हमारा दूध का प्रतिशत हो जाएगा। और 44% किस में दिया है? डी में दिया है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक आदमी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर से ऑफिस जाता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी? अब अगर आपको कोई भी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो इसके लिए आप शॉर्टकट क्या यूज करिएगा? जैसे ही अगर दो तरह का आपको स्पीड दे दे कि जाने का स्पीड अलग दे दे और आने का स्पीड अलग दे दे, तो उसमें आप फॉर्मूला क्या यूज कीजिएगा? 2xy बट्टा x प्लस वाई। जैसे ही एवरेज स्पीड आपको कहे निकालने के लिए, तो एवरेज स्पीड के लिए आप यही फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, तो एक को हम x मान लेंगे, एक को y मान लेंगे, तो 2 इंटू एक्स वाई कह रहा है मतलब 60 गुने 40। ठीक है, और बट्टा x प्लस वाई, तो 60 और 40 को आप जोड़ रहे हैं तो कितना हो जा रहा है? 100 हो जाएगा। 0 से 0 तो कट हो गया, 2 छक 12 चौक 48, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा, यही इसका एवरेज स्पीड हो गया। और इस किस में दिया है? तो ये डी ऑप्शन में दिया है, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी ग्रुप डी में 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो समझ गए क्वेश्चन को? इसमें हम लोग एकदम शॉर्ट एंड इजी ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, जो कम से कम टाइम में हम इस क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट है, यदि 80 लीटर के मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 3:1 है और हमें दूध तथा पानी के अनुपात को 2:3 करना है, तो पानी की और कितनी मात्रा मिलानी होगी? अब पहले हमारा मिश्रण क्या दे रहा है? मिश्रण का हमारा अनुपात क्या दे रहा है? तो मिश्रण का पहले का अनुपात दे रहा है 3:1, और इसको करना क्या है हमको? तो इसको करना है 2:3। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मिश्रण का पहले का अनुपात हमारा दिया है 3:1 और इसको करना कितना है? तो 2:3। और ये मिश्रण किस चीज का है? दूध और पानी का। तो एक तरफ आप मिल्क ले लीजिए और एक तरफ वाटर ले लीजिए। दूध और पानी का ये मिश्रण है। अब इसमें हमको मिलाना क्या है? तो इसमें हमको पानी मिलाना है, तो पानी वाला ही हमारा चेंज होगा, दूध वाला पार्ट तो चेंज होगा नहीं, लेकिन दूध वाला पार्ट तो ऑलरेडी चेंज है, तो इसको पहले हम सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इसमें आप 2 से गुना कर लीजिए और इसमें आप 3 से गुना कर लीजिए। तो मतलब ये 2 तिया 6 हो जाएगा। और अनुपात अगर एक साइड हम 2 से किया तो दूसरे साइड भी करेंगे, तो 6:2 हो गया ये, और ये हो गया आपका 3 दूनी 6 अनुपात 3 दिया 9। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों सेम आ रहा है हमारा। मिल्क मतलब दूध का जो अनुपात है वो सेम आ गया, और पानी का जो अनुपात है वो यहाँ पे चेंज हो रहा है। और चेंज कितना का हो रहा है? तो पहले था 2 और बाद में हो गया 9, मतलब 7 यूनिट का यहाँ पे चेंजिंग हो रहा है। कितना हो रहा है? तो 7 यूनिट का चेंजिंग आ रहा है। ठीक है, अब रही बात कि ये 7 यूनिट किसके बराबर है, ये हमको निकालना है। तो शुरू में जो कह रहा है दूध और पानी का अनुपात वो 3:1 था, और इसको हम सॉल्व किए थे, किसके बराबर आया है? 6:2 के बराबर आया है। और मिश्रण कितना है? तो 80 लीटर है, तो 6:2 मतलब अगर हम 6x और 2x मान रहे हैं तो बराबर किसके हो जाएगा? 80 के बराबर हो जाएगा। तो 6 2 8x बराबर अगर 80 है तो x बराबर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो मतलब x का वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि 60 लीटर दूध है, 60 लीटर दूध है, ठीक है, और 20 लीटर पानी है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 60 लीटर दूध है और 20 लीटर पानी है पहले वाले में। अब यहाँ पे हमको किसका मिश्रण चेंज करना है? पानी में मिश्रण में हमको क्या चेंज करना है? तो पानी चेंज करना है, पानी हमको मिलाना है, और कितना मिलाना है? तो 7 यूनिट। अब ये 1 यूनिट जो है वो किसके बराबर हो रहा है? 10 के बराबर हो रहा है। तो 7 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? तो इसमें 10 से गुना कर लीजिए, 7 दहाई 70, तो 70 के बराबर हो जाएगा। तो यही जो 70 लीटर है वो हमको पानी यहाँ पे ऐड करना है। और 70 लीटर किस में दिया? तो सी ऑप्शन में दिया, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बंदर 12 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ता है। वह पहले मिनट में 2 मीटर ऊपर चढ़ता है और अगले मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। यदि यह क्रम जारी रहे तो बंदर कितने मिनट में खंभे के शीर्ष पर पहुंच जाएगा?
अब खंभा ये कितने मीटर का है, तो खंभा ये आपका 12 मीटर का दिया है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि एक बंदर जो है वो पहले मिनट में 2 मीटर ऊपर चढ़ता है। पहले मिनट में क्या होता है, ये 2 मीटर ऊपर चढ़ता है और अगले मिनट में मतलब दूसरे मिनट में वो 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। कितना फिसल जाता है, 1 मीटर वो नीचे फिसल जाता है। टाइम यहाँ पे कितना लगा है, तो ये पहला मिनट और ये दूसरा मिनट, मतलब 2 मिनट का इसको टाइम लगा है। और दूरी कितना ये ट्रेवल किया, तो 2 मीटर चढ़ा और 1 मीटर नीचे उतर गया, मतलब 2 मिनट में ये दूरी ट्रेवल किया 1 मीटर का। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात कि 12 मीटर का जो ऊंचा खंभा है, तो लास्ट टाइम जब वो चढ़ेगा तो नीचे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई, तो 12 मीटर से ऊपर तो वो बढ़ नहीं ना सकता है, जब ही वो बढ़ेगा तभी तो नीचे आएगा। तो 12 मीटर से तो ऊपर बढ़ नहीं सकता, तो लास्ट वाला जो है वो उसको घटा लेंगे हम। तो 12 में से 2 घटाए, क्योंकि ये 2 ही मीटर ना चढ़ेगा लास्ट में, तो 12 में से 2 घटाए मतलब 10 मीटर इसका एग्जैक्ट दूरी है। तो 10 मीटर इसको चढ़ने में कितना टाइम लग रहा है, पहले ये हम निकालेंगे। तो 2 मिनट में 1 मीटर जा रहा है, तो 10 मीटर जाना है, तो ऑफकोर्स 10 दूनी 20 मिनट का इसको टाइम लगेगा। कितना दूरी जाने में, तो 10 मीटर जाने में 20 मिनट का टाइम लगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। खंभा कितना है, 12 मीटर का, तो 10 मीटर जाने में इसको 20 मिनट लगा, तो लास्ट वाला जो 2 मीटर है वो 1 मिनट में हो जाएगा। तो 20 में 1 जोड़ लीजिए, मतलब 21 मिनट जो हमारा है वही इसका राइट आंसर हो गया। और 21 मिनट किस में दिया है, तो डी ऑप्शन में दिया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है और उसके वर्गों का योग 725 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 3 संख्या के अनुपात क्या दिया है, 2:3:4। ठीक है, और उसके वर्गों का योग है 725। तो मान लेते हैं एक संख्या को 2x, एक को 3x और एक को 4x, इस तीनों को हमको जोड़ना है। लेकिन किसको जोड़ना है, इसके वर्गों के योग को जोड़ना है, तभी ये किसके बराबर आ रहा है, तो 725 के बराबर आ रहा है। अब 2x का स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4x स्क्वायर, 3x का स्क्वायर मतलब 3 तिया 9x स्क्वायर और 4x का स्क्वायर मतलब 4 चौके 16x स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, 725 के। 4 9 13 और 16 कितना हुआ, 29x स्क्वायर बराबर हो गया 725। तो अगर 29x स्क्वायर बराबर 725 है तो x स्क्वायर क्या होगा, 725/29, मतलब ये 25 बार में कट रहा है। तो x स्क्वायर का वैल्यू हमारा कितना हो रहा है, तो x स्क्वायर का वैल्यू हमारा आ रहा है 25। तो अगर x स्क्वायर का वैल्यू 25 है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, √25, मतलब हो जाएगा 5। तो x का वैल्यू अगर 5 आया तो हमको क्वेश्चन में क्या करा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी मतलब जिसका अनुपात ज्यादा है, तो 4 वाला जो संख्या है वो सबसे बड़ी संख्या है। तो ये हम 4x माने हुए थे ना, तो x का वैल्यू हमारा 5 आया है, तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, तो 4 पंचे 20, तो जो 20 हो जाएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। और 20 किस में दिया है, तो सी ऑप्शन में दिया है, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी फार्म में कुछ घोड़े और मुर्गी है, यदि सिर की संख्या 100 है और पैर की संख्या 260 है तो फार्म में कुल घोड़ों की संख्या कितनी होगी। फार्म में क्या क्या है, 2 तरह का जानवर है, एक घोड़ा है और एक मुर्गी है। ठीक है, एक हॉर्स और एक हेन, दोनों एच था इसलिए दोनों का नाम लिखना पड़ा है। ठीक है, एक हॉर्स है एक हेन है। अब इसमें क्या करा, हेड की संख्या मतलब सर की जो संख्या है वो 100 है। सर की संख्या कितनी है, 100 है। तो सर की संख्या 100 है मतलब जानवर भी 100 हुआ, क्योंकि एक जानवर का एक ही सर है। यहाँ पे घोड़ा का भी एक सर होगा, मुर्गी का भी एक, मतलब टोटल जानवर हमारा कितना है, 100 है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि सर की जो संख्या है वो 100 है और पैर की संख्या 260 है। सर की संख्या कितनी है, तो 100 है और पैर की संख्या कितनी है, तो 260 है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक का यूज कीजिएगा। वो क्या करना है आपको कि अगर हम इस सर के संख्या में 4 से गुना करके और जो आएगा उसको हम 260 में से उसमें से घटा लेंगे और बट्टा में 2 करेंगे तो हमको क्या आ जाएगा, तो मुर्गी की संख्या आएगा। क्यों आएगी मुर्गी की संख्या, क्योंकि यहाँ पे हम घोड़े के पैर की संख्या से हम गुना किए हैं। ठीक है, आगे इसको डिटेल में समझाएंगे, क्लियर हो जाएगा आपका। तो 100 चौके मतलब 400 और 400 में से हमारा 260 गया तो कितना बच रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 140 और 140 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, तो 70 आएगा। तो इस फार्म में कितना मुर्गी का संख्या है, तो 70 है। तो 70 अगर मुर्गी का संख्या है तो घोड़ा कितना हुआ, तो अगर 70 मुर्गी है और टोटल 100 जानवर है तो ऑफकोर्स 30 घोड़ा होगा।
30 घोड़ा, और 30 किस में दिया है भाई, तो 30 आपको ए ऑप्शन में दिया है, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप दूसरे तरीके से बनाना चाहें, जैसे आपका यह है कि 4 से ही क्यों गुना किया भाई, 2 से भी कर सकते थे, बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते। अगर घोड़े के पैर की संख्या से हम गुना किया तो मुर्गी का हमको आया है, और अगर मुर्गी के पैर की संख्या से करेंगे, जैसे 100 में ही गुना किया ना, 100 में हम 2 से गुना कर लेते हैं, कितना हो रहा है आपका 200 हो रहा है। ठीक है, और उसको घटाना किसको है भाई, तो 260 को घटाना है, क्योंकि पैर तो 260 दिया था, तो 260 को घटाएंगे, तो 200 में से 260 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, तो 60 बचेगा माइनस में। ठीक है, और सर और पैर की संख्या माइनस से तो हमको कोई मतलब है नहीं, और यहाँ भी हम 2 से भाग दिए थे तो यहाँ भी 2 से भाग देंगे, तो 60 में 2 से भाग दिए तो 30 आया, और ये 30 क्या आया भाई, तो घोड़े की संख्या है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो गुना किया है वो मुर्गी के पैर की संख्या से गुना किया है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, कि अगर घोड़े के पैर से हम गुना कर रहे हैं तो मुर्गी का संख्या आ रहा है, और अगर मुर्गी के पैर से गुना कर रहे हैं तो घोड़े का संख्या आ रहा है। क्लियर है, और ये 30 वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही आंसर है। क्वेश्चन है, ए एक काम को 57 घंटे में कर सकता है, बी और सी मिलकर इसे 28 घंटे में कर सकते हैं, जबकि ए और सी मिलकर इसे 19 घंटे में कर सकते हैं। बी अकेले इसे पूरा करने में कितना समय लेगा। ये एनटीपीसी 9 जून 2025 को हुए एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि ए काम को करने में कितना घंटा ले रहा है, 57 घंटा। ए कितना घंटा ले रहा है, तो 57 घंटा। ठीक है, बी और सी मिलकर इसे 28 घंटे में कर सकते हैं। बी और सी अगर मिल जा रहा है तो कितना देर में कर रहा है, तो 28 घंटा में, जबकि ए और सी मिलकर इसे 19 घंटे में कर सकते हैं। ए और सी अगर मिल रहा है तो कितना देर में कर रहा है, तो 19 घंटे में कर रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन रहता है, तो इसमें हमको इसका एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, तो इस तीनों का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो इसका एलसीएम आपको हो जाएगा 1596। ठीक ना, 1596 हो गया। अब ए कितना दिन में कर सकता है, तो ए 57 घंटे में कर सकता है। तो टोटल हमारा जो काम है वो 1596 है, टोटल काम हमारा 1596 है, तो 57 घंटे में कर सकता है, ये टोटल काम है 1596। तो एक दिन का अगर हम इस सब का निकालें, तो एक दिन का अगर हम काम निकालना चाहे तो ए एक दिन में इस काम का कितना हिस्सा करेगा, तो ए एक दिन में इस काम का 28 हिस्सा करेगा। वहीं बी इस काम का कितना हिस्सा करेगा, मतलब सिंपल सा इसको भाग दे दिए हैं 1596 को 57 से। इसी तरह से बी और सी मिलकर इस काम का कितना हिस्सा करेगा, तो यहाँ पे 28 है, तो मतलब 28 से भाग देंगे तो 57 हिस्सा करेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और ए और सी इस काम का कितना हिस्सा करेगा एक दिन में, तो ए और सी मिलकर मतलब 19 से इसको भाग हम देंगे, तो 19 से भाग देने के बाद कितना आ जाएगा आपका, तो 19 से भाग देने पे आ जाएगा आपका 84। ठीक है, तो ये 84 हिस्सा करेगा। समझ गए, मतलब ए करेगा 1596 काम है, तो उसका एक दिन में ये 28 हिस्सा करेगा, बी और सी मिलके 57 हिस्सा करेगा, और ए और सी मिलके 84 हिस्सा करेगा। अब यहीं से हम सॉल्व कर सकते हैं कि ए और सी मिलकर के कितना हिस्सा कर रहा है, तो 84 हिस्सा। लेकिन ए अकेला कितना हिस्सा कर रहा है एक दिन में, तो 28 हिस्सा कर रहा है ना। तो 28 प्लस सी बराबर 84, तो सी बराबर कितना हो जाएगा आपका 84 माइनस 28। ठीक ना, तो 84 में से 28 घटाएंगे तो हो जाएगा 56, मतलब सी इसका 56 हिस्सा इस काम का करेगा। अब हमसे पूछ रहा है कि बी अकेले इसे पूरा करने में कितना समय लेगा, तो बी और सी मिलकर इस काम का कितना हिस्सा करता है एक दिन में, 57 हिस्सा। लेकिन सी कितना कर रहा है इसमें, 56 हिस्सा सी ही कर रहा है, तो मतलब बी कितना करेगा, तो एक हिस्सा करेगा। ठीक है, क्योंकि बी और सी मिलकर 57 हिस्सा, और सी कितना, तो 56 हिस्सा, तो ए बच रहा है एक हिस्सा। ठीक है, तो ए एक दिन में इस काम का कितना हिस्सा करेगा, तो एक दिन में ए कर रहा है, एक दिन में कितना हिस्सा कर रहा है, तो एक हिस्सा काम कर रहा है। और टोटल काम कितना है, तो टोटल काम है 1596। तो अगर एक दिन में इस 1596 काम का एक हिस्सा कर रहा है, तो ये पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा, तो 1596 दिन लगेगा। तो यही 1596 घंटे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन में दिया तो बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी संयुक्त परिवार में दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष है, माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष है, तथा 3 पौत्र पौत्रियों की औसत आयु 6 वर्ष है। संपूर्ण परिवार की औसत आयु कितनी है। अब क्या कह रहा है, दादा और दादी मिलाकर के औसत कितना है, तो 67 है। तो ये तो 2 लोग हैं, तो इनका योग कितना हो जाएगा, तो 2 गुने 67। हम यहाँ पे सबका पहले योग निकालेंगे। ठीक है,
इसी तरह से माता और पिता, तो माता पिता का औसत आपको कितना दिया है, तो माता पिता का औसत दिया है 36, तो इसका योग क्या हो जाएगा 2 गुने 36। और 3 पौत्र पौत्रियों कह रहा है, तो पौत्र पौत्रियों का औसत आयु क्या हो जाएगा, तो 3 पौत्र पौत्रियों का औसत आयु आपका यहाँ पे दिया है 6 वर्ष, और योग कितना हो जाएगा 3 गुने 6। ठीक है, इस सबको पहले हम जोड़ निकाल लेते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा 134, इसका हो जाएगा 72, और इसका हो जाएगा 6 18। ठीक है, यहाँ तक टोटल जोड़ेंगे तो 224 हो रहा है हमारा, कुल हो रहा है हमारा 224। तो 224 वर्ष तो कुल आयु है सबका मिला करके। अब इसमें लोग कितने हैं, तो 1 2 3 4 और पोत्रा पोत्री मिलाकर, मतलब पौत्र पौत्री मिलाकर कितने हैं 3, तो 4 और 3 7। तो 224 में सिंपल हम 7 से भाग दे देंगे तो वही हमारा औसत आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, तो ये 32 बार में कट रहा है, तो 32 हमारा औसत आया। और 32 किस में दिया है, बी में, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक कंपनी 4 प्रकार के क्रमिक छूट प्रदान करती है, ग्राहक के लिए कौन सा प्रस्ताव सबसे अच्छा होगा। अब 4 तरह का छूट है, एक 25.5 और 14.5 का, इसी तरह से एक 30 और 10 का, एक है 16.6 और 23.5 का, और एक है चौथा 1.15 और 38.85 का। ये चारों को जो हम इसको जोड़ रहे हैं तो सारा मिलाकर के 40% हो रहा है। तो इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन दिखे तो इसमें देख लीजिएगा कि जिसका डिफरेंस ज्यादा होगा, जिसका डिफरेंस ज्यादा होगा उसी में ज्यादा छूट मिलेगा। तो डिफरेंस ज्यादा किस में है, तो ये तो बगल का ही है, मतलब 25 और 14 के आसपास, मतलब लगभग 10 का है, इसमें 20 का है। सबसे ज्यादा डिफरेंस आपको डी वाले ऑप्शन में है। तो मतलब सबसे ज्यादा फायदा सबसे ज्यादा किस में होगा, तो इसमें होगा। ठीक है, फायदा सबसे ज्यादा डी ऑप्शन में होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। इसको सॉल्व आगे हमको करने का जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति को एक निश्चित दूरी पैदल जाने और घोड़े से वापस आने में कुल 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। दोनों तरफ की दूरी वह घोड़े से 3 घंटे में तय कर सकता है, तो दोनों तरफ की दूरी को पैदल चलने में उसे कितना समय लगेगा। पहले क्या कह रहा है कि पैदल जा रहा है और घोड़े से वापस आ रहा है, मतलब पैदल जा रहा है और घोड़े से वापस आ रहा है, तो इसको कितना टाइम लग रहा है, तो 4.5 घंटा। ठीक है, यहाँ तक। और दूसरे बात कह रहा है कि दोनों तरफ की दूरी वह घोड़े से 3 घंटे में तय कर सकता है, मतलब दोनों तरफ अगर वह घोड़े से ही जा रहा है, मतलब जा रहा है और आ रहा है घोड़े से, तो कितना देर में कर रहा है, तो 3 घंटे में कर रहा है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम इक्वेशन की तरह ले सकते हैं कि पैदल को फुट मान लेते हैं और घोड़ा को हॉर्स मान लेते हैं। ठीक है, तो F प्लस H का हमारा वैल्यू क्या हो रहा है 4.5, मतलब 4.5 घंटा, और H प्लस H मतलब हॉर्स और हॉर्स दोनों तरफ घोड़ा से जा रहा है, तो कितना लग रहा है 3 घंटा। तो अगर H का मतलब क्या हुआ 2H, तो 2H बराबर 3, तो H बराबर कितना हो गया 3/2, मतलब 1.5 घंटा लगा। ठीक है, 1.5 घंटा लगा। यहाँ तक तो ठीक है। अब इसमें क्या है, हम F का मान निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें हमको क्या कह रहा है कि दोनों तरफ की दूरी को पैदल इसको चलने में। तो पहले इस इक्वेशन में अगर हम H का वैल्यू पुटअप कर रहे हैं तो F प्लस H बराबर अगर 4.5 है और H का वैल्यू हमको 1.5 आया है, तो F क्या हो जाएगा 4.5 माइनस 1.5, मतलब लगभग ये कितना हो रहा है, तो 3 हो रहा है। ठीक है, तो अब हमसे पूछ क्या रहा है कि दोनों तरफ की दूरी को पैदल चलना है, मतलब 2 बार इसको पैदल जाना है। तो मतलब 3 + 3 हो गया, तो 3 + 3 कितना हुआ 6 हुआ, तो 6 घंटा यही इसका आंसर हो जाएगा। और 6 घंटा किस में दिया, डी ऑप्शन में दिया, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कमलेश ने कुछ संतरे 25 रुपए में 20 के भाव से खरीदे और उसे 18 रुपए में 15 के भाव से बेच दिया। कमलेश का प्रतिशत लाभ या हानि हमको ज्ञात करना है। अब इसको हम सजा लेंगे कि क्या है 25 है, 20 है और फिर क्या है 18 है और 15 है। इस तरह से इसको आप सजा लीजिएगा। अब आप लोग पढ़े होंगे कि प्रोडक्ट ऑफ स्टीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन हमको करना है, ये इसी में इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस जो हुआ, क्रय मूल्य जो हुआ, वो प्रोडक्ट ऑफ स्टीम आ जाएगा। तो 25 × 15 को अगर हम गुना कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 375। तो यही क्रय मूल्य हमारा हो गया 375,
और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 20 गुने 18 मतलब 360 रुपया। तो 375 में खरीद रहा है और 360 में बेच रहा है, तो उसको लाभ हो रहा है कि हानि, तो ऑफकोर्स यहाँ पे हानि हो रहा है। और कितना हानि हो रहा है, तो ये 375 और 360 मतलब 15 का डिफरेंस है, तो 15 रुपए की इसको हानि हो रही है। अब यही हमसे पूछ रहा है कि प्रतिशत में उसको निकालना है, चाहे लाभ हो या हानि हो, जो भी हो प्रतिशत में निकालना है। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, तो हानि बटा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य है 375 और गुने 100 हो जाएगा। ठीक है, 15 से 375, 15 दूना 30 और 15 पचे 75 और 25 चौके 100, कितना हो जा रहा है आपका 4%। तो यही जो 4% हुआ ये हमारा आंसर हो गया। और 4% किस में दिया है, ए ऑप्शन में दिया है, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 4% हानि। ठीक है, नेक्स्ट है 36 संख्याओं का माध्य 42 पाया गया। बाद में यह पता चला कि एक संख्या 47 को भूलवश 41 पढ़ा गया था। दी गई संख्याओं का सही माध्य ज्ञात करना है। अब 36 जो संख्या है उसका माध्य क्या दिया है, तो 36 का माध्य दिया है, 36 संख्या का माध्य दिया है 42। ठीक है, लेकिन उसमें एक गलती क्या हो रहा है कि 47 को भूलवश 41 पढ़ा है, तो इसमें अंतर कितने का है, तो 6 वो कम पढ़ा था। ठीक है, तो 6 अगर कम पढ़ा था तो 42 तो ऑलरेडी इसका माध्य है। अब ये जो 6 कम पढ़ा था, तो 6 अगर ये पढ़ लेता तो उसको भी हम 36 से भाग दे देंगे, यहाँ पे ऐड कर लीजिए इसको, तो 42 प्लस 6 बटा 36 मतलब क्या हो जाएगा 0.166। तो ये हो गया आपका 42.166 और इसको लिख सकते हैं 42.17। ठीक है, यही आंसर हो गया 42.17, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और इसको दूसरे तरीके से अगर आप बनाना चाहें तो वैसे ही बना सकते हैं। क्या कह रहा है कि 36 संख्या का माध्य 42 है, तो इसका योग क्या हो जाएगा, तो सिंपल सा इसको गुना कर लीजिए, तो 36 गुने 42 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका, तो 36 और 42 को गुना करेंगे तो 1512 हो जा रहा है। ठीक है, अब ये 47 जो लिखना था उसको वो 41 ऐड कर लिया था, तो 6 इसमें एक्स्ट्रा हमको ऐड करना होगा, तो 12 6 18 मतलब ये 1518 होगा। अब यही नया योग हो गया। ठीक है, नया योग संख्या सही किए हैं तो नया योग हमारा 1518 का आ गया। अब इसी का हमको माध्य निकालना है, तो 1518 और टोटल कितना संख्या है, तो 36 संख्या, तो 36 से इसको भाग दे दीजिए, तो 36 से जैसे ही इसको भाग दीजिएगा तो दशमलव में आ जाएगा 42.166, तो इसी को आप लिख सकते हैं 42.17। ठीक ना, 42.17 इसको आराम से लिख सकते हैं, और बी ऑप्शन में ये दिया है तो बी यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो स्टेशनों P और Q के बीच की दूरी 500 किलोमीटर है। एक ट्रेन P से Q तक की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय करती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान गति से P पर वापस आती है। मतलब जाने के टाइम उसका रफ्तार क्या रहता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और आने के समय कितना रहता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी कितना है तो 500 किलोमीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत गति क्या है। दूरी क्या दिया है, तो दूरी दिया है आपको 500 किलोमीटर का। ठीक है, अब चाल की अगर बात करें तो चाल पहला क्या दिया है आपका, तो चाल पहला दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा का, और दूसरा चाल क्या दिया है, तो दूसरा चाल दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटे का। ठीक है, अब समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ठीक ना, तो 500 बटा अगर हम 60 कर रहे हैं, 0 से 0 25 और ये 3, तो 25 बटा 3 घंटा लगा, 25 बटा 3 घंटा लगा समय 1, और दूसरा समय क्या हो रहा है, तो समय 2 हो जाएगा आपका 500 बटा 40। यहाँ पे भी 0 से 0 25 और 2, यहाँ पे क्या लग रहा है, तो 25 बटा 2 घंटा लग रहा है। ठीक है, 25 बटा 2 घंटा लग रहा है, एक में लग रहा है 25 बटा 3 और एक में लग रहा है 25 बटा 2। अब यहाँ पे कह रहा है कि पूरी यात्रा के दौरान औसत गति हमको निकालना है, तो पूरा यात्रा कितने का होगा, तो P से Q पर जाएगा और Q से फिर P पे वापस आएगा, तो कुल दूरी यहाँ पे 500 और 500 मतलब कुल दूरी हो गया आपका 1000 किलोमीटर। ठीक है, कुल दूरी हो गया 1000 किलोमीटर, और कुल समय की अगर बात करें तो कुल समय हो गया आपका 25 बटा 3 जोड़ 25 बटा 2, बटा और का जोड़ इसका कर लीजिए, एलसीएम 6 होगा, 3 दूनी 6 50 और 2 तिया 6 75, कितना हो गया, तो 125 बटा 6। तो कुल दूरी है 1000 और कुल समय हमारा है 125 बटा 6। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, तो औसत चाल बराबर हो जाएगा आपका कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, बटा कुल
समय। तो कुल दूरी आपका कितना है 1000 है और कुल समय कितना लगा है तो 125/6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1000 गुने 6 बट्टा 125। 125 से 8 बार में कट रहा है तो 8 छक 48 किलोमीटर प्रति घंटा, यही इसका औसत स्पीड हो गया। और ये किस ऑप्शन में दिया है तो चेक कर लीजिए किस में दिया है, तो ये आपका दे रहा है आपको बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा में भाग लिया। 12 विद्यार्थियों के प्राप्तांक का औसत 80 है और शेष विद्यार्थियों के प्राप्तांक का औसत 75 है। कक्षा के प्राप्तांकों का औसत ज्ञात करें। कितना विद्यार्थी का कक्षा है तो 30 विद्यार्थी का। इसमें कह रहा है कि 12 जो विद्यार्थी है, एक तरफ आप विद्यार्थी लिख लीजिए और उसके नीचे औसत लिख लीजिए, ठीक है, विद्यार्थी और औसत। तो 80 12 जो विद्यार्थी है उसका औसत कितना है 80 और दूसरा हमारा कितना बच रहा है तो 30 में से 12 गया मतलब 18। तो 18 विद्यार्थी का औसत कितना है 75। यहाँ पे विद्यार्थी है 12 18 6 से कट सकता है, 6 दूनी 12 और ये 6 से 6 3 18। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हमको कह रहा है कक्षा के प्राप्तांक का औसत, तो इस 75 को हम बेस मान लेते हैं प्लस अभी 75 और 80 में डिफरेंस कितने का है तो 5 का है, तो 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10 और ये 2 और 3 को जोड़ लीजिए तो कितना हो जा रहा है आपका तो 5 हो जा रहा है, ठीक है। तो 75 और 10/5 मतलब 2 कितना हो गया 77। तो यही 77 आपका सी ऑप्शन में दिया है, ये सही आंसर हो जाएगा। और अगर इसको आप समझ नहीं पाए हैं, ये अगर आपको शॉर्ट ट्रिक में दिक्कत हो रहा है तो इसको ऐसे ही बना सकते हैं कि 30 विद्यार्थी में क्या कह रहा है कि 12 विद्यार्थी के प्राप्तांक का औसत है 80। तो योग अगर हम निकाल रहे हैं तो एक बार योग होगा 12 गुने 80 और दूसरे बार योग क्या हो जाएगा तो बाकी बच रहा है हमारा 18, तो 18 गुने 75। 12 और 80 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा तो इसको गुना करने पे 960 आएगा और 18 और 75 को गुना करेंगे तो इसका हमारा आ जाएगा 1350। तो कुल योग जो हुआ, कुल योग आपका कितना हो रहा है यहाँ पे तो कुल योग हो गया 960 और 1350, इसको हम जोड़ते हैं तो 2310 हो रहा है कुल योग। और कुल छात्र हमारा कितना है तो कुल छात्र है हमारा 30, ठीक है, 30 विद्यार्थी है तो कुल छात्र हमारा 30 हो गया। तो इसी का तो हमको औसत निकालना है, ठीक है। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे 2310 बट्टा हम 30 कर लेंगे, 0 से 0 कट गया। अब 3 से इसको काट लीजिए, 3 7 21 2 1 3 7 21 77 आ गया। तो यही 77 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको अगर दिक्कत हुआ है तो इसमें तो समझ गए। तो जो ट्रिक आपको आसान लगे उस ट्रिक का यूज करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बस टाइम कम लगना चाहिए, कोशिश करना है कि कम से कम टाइम में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट है 40% और 30% की क्रमिक छूट का एक एकल छूट किसके बराबर होगा। मतलब एक बार छूट मिल रहा है 40 और एक बार मिल रहा है 30, तो ये दोनों मिला करके कह रहा है कि एकल छूट मतलब एक ही साथ अगर छूट देना चाहे तो किसके बराबर होगा, मतलब कितना देना होगा कि इसके बराबर में पुर जाए। तो अब ऐसा नहीं, आपको ऑप्शन तो देखने में यहाँ पे 70 मिल रहा है तो अब इस दोनों को जोड़ नहीं दीजिएगा, ऐसा हमको नहीं करना है। इसके लिए हमको ट्रिक का क्या यूज करना है कि 40 + 30 - 40 गुने 30 बट्टा 100 कर देना है, ठीक है। इसको कट कर लीजिए, 0 से 0 सब तो कट हो गया, 40 30 हो गया 70 और -4 तिहाई 12, तो कितना हो रहा है आपका 58। तो यही 58% जो है वो आपका राइट आंसर होगा। सी वाले में दिया है तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, देखने में आपको आसान लगेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि देख रहे हैं कि 40% का छूट मिला और फिर 30, मतलब दोनों मिला करके 70 है, तो ऐसा हमको नहीं करना है। क्वेश्चन है, एक खिलौने का क्रय मूल्य 210 रुपये है, इसका अंकित मूल्य क्या होना चाहिए ताकि 5% की छूट के बाद भी दुकानदार को 90% का लाभ हो। क्या कह रहा है कि खिलौने का क्रय मूल्य कितना है 210 रुपये है। अब हमसे पूछ रहा है कि इसका अंकित मूल्य क्या होना चाहिए कि 5% की छूट भी दे दे और उसके बाद भी दुकानदार को कितना लाभ हो तो 90% का लाभ हो। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको रहेगा, तो उसमें आपको एक तरफ क्रय मूल्य लिख लेना है, मतलब कॉस्ट प्राइस सीपी हो जाएगा, और एक तरफ अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस एमपी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रहेगा। अब हम 100 पे इसको लेकर के चलेंगे, तो 100 माइनस हम क्या करेंगे कि जो हम इसको छूट देंगे, ठीक है, मतलब डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट हमको करना है, और अंकित मूल्य जो हमारा रहेगा वो क्या हो जाएगा तो 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, तो 100 तो हमको लेना ही है, तो 100 और डिस्काउंट कितना कह रहा है तो 5%, मतलब 100 - 5 करेंगे,
और यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट कितना कह रहा है 90%, मतलब 100 प्लस हम 90 करेंगे। ठीक है, 100 में से 5 घटाएंगे मतलब 95 हुआ, और 100 में 90 जोड़ रहे हैं तो मतलब 190 हो जा रहा है। 95 और 190 को कट करेंगे तो 95 से 2 बार में कट होगा, मतलब 1:2 यहाँ पे हमारा आ रहा है। ठीक है, मतलब सीपी और एमपी मतलब कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो हमारा कितना आ रहा है 1:2, मतलब 1:2 आ रहा है। अब क्या करा है इसमें कि क्रय मूल्य 210 रुपए है, और हम क्या माने हुए एक यहाँ पे हम माने थे, तो एक यूनिट अगर 210 के बराबर है, एक यूनिट यहाँ पे है। ठीक है, एक यूनिट किसके बराबर है 210 के बराबर है, तो 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, तो ऑफकोर्स 2 में हम 210 से गुना करेंगे मतलब 420 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अंकित मूल्य हमसे पूछ रहा है, तो यही अंकित मूल्य 420 रुपया हो जाएगा। क्लियर है, और 420 रुपया किस में दिया है, बी ऑप्शन में दिया है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक शर्ट का अंकित मूल्य 520 रुपये है, यदि इसे 20% की छूट पर बेचने पर 30% का लाभ हो तो क्रय मूल्य क्या था। क्या कह रहा है, अंकित मूल्य कितना है 520 रुपये है, और 20% की छूट पे बेचा जा रहा है, फिर भी 30% का लाभ हो रहा है। इसमें भी सेम उसी तरह से हमको करना है सीपी, और इधर हम लिखेंगे एमपी। ठीक है, मतलब कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस। अब 100 पे हमको दोनों को लेकर के चलना है। ठीक है, 100 माइनस हमको यहाँ डिस्काउंट करना है, और यहाँ पे 100 प्लस हमको प्रॉफिट करना है। क्लियर है, तो सीपी जो होगा कॉस्ट प्राइस है, ये क्या कह रहा है कि 20% की छूट पर बेचने पर 30% का लाभ हो रहा है। तो छूट कितना है 20% है, तो 100 माइनस 20 करेंगे, और लाभ कितना है 30%, तो यहाँ पे हम 100 प्लस 30 करेंगे। ठीक है, 100 माइनस 20 कितना हुआ 80 हो रहा है, और 100 प्लस 30 130 हो रहा है। ठीक है, 0 से 0 कट हो गया, मतलब 8:13 हमारा यहाँ पे आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या कह रहा है, अंकित मूल्य कितना है 520 है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, कॉस्ट प्राइस, मतलब हमारा क्रय मूल्य वहां पे दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे तो अंकित मूल्य दिया है, तो अंकित मूल्य तो हमारा 13 यूनिट आया है, और ये 13 यूनिट किसके बराबर है, तो ये 520 के बराबर है। तो अगर 13 यूनिट 520 के बराबर है, तो एक यूनिट किसके बराबर होगा 13 चौका 52, मतलब 40 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक यूनिट किसके बराबर होगा, तो 40 के बराबर होगा। अब जो कॉस्ट प्राइस है हमारा, क्रय मूल्य जो है वो कितना यूनिट है 8 यूनिट है, और यही हमको निकालना है। तो अगर एक यूनिट 40 के बराबर है, तो 8 यूनिट किसके बराबर होगा, तो इसमें हमको 40 से गुना कर देना है। 8 चौक 32 होता है, मतलब 320 रुपये। क्लियर है, तो 320 रुपया जो हुआ वही हमारा क्रय मूल्य हुआ, और 320 किस में दिया, बी ऑप्शन में दिया, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है, दो रेलगाड़ियां क्रमशः पी और क्यू से चलना शुरू करती है, और क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर चलती है। जब वे मिलती है तो पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी होती है। पी तथा क्यू के बीच की दूरी कितनी है। क्या कह रहा है, दो स्थान है, पी और क्यू की बात हो रही है, दो स्थान है पी और क्यू, वहां पे दो रेलगाड़ियां चलना शुरू करती है, एक 50 किलोमीटर प्रति घंटा से और दूसरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब ये पहली वाली जो रेलगाड़ी है इसका स्पीड ज्यादा है, तो ऑफकोर्स ये ज्यादा दूरी तय करेगा, और सेम वही चीज क्वेश्चन में भी दिया है कि पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। क्लियर है। अभी इस रेलगाड़ी के द्वारा क्या कह रहा है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, और इसका है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब एक घंटा में ये 50 किलोमीटर का दूरी तय कर रहा है। ठीक है, और दूसरी रेलगाड़ी एक घंटा में कितना किलोमीटर तय कर रही है, तो 40 किलोमीटर। ठीक है, अब एक घंटा में एक्स्ट्रा दूरी कितना तय हो रहा है, तो ये 50 जा रही है और ये 40, मतलब 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा दूरी तय हो रहा है। ठीक है, और ज्यादा दूरी कितना तय हुआ है पहली रेलगाड़ी द्वारा, तो 100 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय हुआ है, मतलब इसको 10 घंटा टाइम लगा होगा 100 किलोमीटर ट्रेवल करने में, क्योंकि एक घंटा में अगर 10 किलोमीटर ट्रेवल हो रहा है तो 10 घंटा लगा होगा 100 किलोमीटर की दूरी एक्स्ट्रा ट्रेवल करने में। क्लियर है, तो मतलब हुआ कि दोनों रेलगाड़ी 10-10 घंटा चली है। ठीक है, दोनों रेलगाड़ी कितना कितना चली है 10-10 घंटे। ठीक है, अब पहली रेलगाड़ी का स्पीड क्या है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अगर ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 10 घंटा चलती है तो ये कितना दूरी तय किया 500 किलोमीटर तय किया, और ये दूसरी वाली जो रेलगाड़ी है इसका स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये भी 10 घंटा ट्रेवल किया है, मतलब इसका दूरी कितना तय हुआ, तो 400 किलोमीटर। तो हमसे पूछ रहा है पी तथा क्यू के बीच की दूरी, तो ये 500 और 400 कितना किलोमीटर हुआ 900 किलोमीटर। ठीक है, तो यही 900 किलोमीटर का दूरी हो जाएगा, और 900 किलोमीटर किस में दिया, डी ऑप्शन में दिया, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो स्टेशन ए तथा बी एक सीधी रेखा पर 110 किलोमीटर दूर है। एक ट्रेन सुबह 7 बजे ए से चलना शुरू करती है
और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बी की ओर चलती है। दूसरी ट्रेन सुबह 8 बजे बी से चलना शुरू करती है और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ए की ओर चलती है। वे किस समय एक दूसरे से मिलेंगे? क्या कह रहा है? दो स्थान है, ए और बी की बात हो रही, ठीक है। और इस दोनों स्थान के बीच का दूरी कितना है? तो 110 किलोमीटर है। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या कह रहा है कि एक ट्रेन सुबह 7 बजे चलती है, ठीक है, और वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, और दूसरा बी से चल रही है, और कितने बजे? 8 बजे चल रही है, 8 बजे चल रही है, और ये किस स्पीड से? तो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ठीक है, यहाँ तक ये 7 बजे चलती है और ये 8 बजे चलती है। एक ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति घंटे और एक 25 किलोमीटर प्रति घंटे। अब ये कह रहा है कि वो दोनों एक दूसरे से किस समय मिलेंगे? तो जब दोनों समान दिशा में चलेगा, दोनों अगर समान दिशा में चल रहा है तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा? दोनों के स्पीड को, मतलब टोटल जो स्पीड होगा, फाइनल स्पीड जो होगा वो क्या होगा? दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनल स्पीड कितना होगा? 20 + 25 मतलब 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, लेकिन दोनों का टाइम तो अलग है, ये 7 बजे चलती है और ये 8 बजे। तो इसको क्या करते हैं कि 1 घंटा हम चला लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये ट्रेन 1 घंटा ये चलेगी तो 7 बजे चल रही है तो 1 घंटा चलेगी, तो मतलब 8 बजे ये भी यहाँ से स्टार्ट होगी। 1 घंटा अगर एक्स्ट्रा हम चला लेते हैं तो 1 घंटा में दूरी कितना तय हुआ? 20 किलोमीटर, और टोटल दूरी कितना है? 110 किलोमीटर। तो 110 में से 20 तो ट्रेवल हो गया, तो बाकी कितना बच रहा है? 90 किलोमीटर। तो ये दोनों ट्रेन 8 बजे स्टार्ट करेगी, ये भी, और 8 बजे ये भी, मतलब दोनों ट्रेन 8 बजे स्टार्ट होगी चलना और 90 किलोमीटर का दूरी तय करना है। तो दूरी तो हो गया 90 किलोमीटर, और स्पीड मतलब चाल कितना है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टाइम हमको निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना है? 90, और स्पीड कितना है? तो 45, क्योंकि दोनों समान दिशा में चल रही, तो दोनों के चाल को हमको ऐड करना है। तो टाइम कितना लग रहा है? 45 दूनी 90 मतलब 2 घंटे का टाइम लग रहा है। तो ये 2 घंटे किसके बाद हम जोड़ेंगे? तो 7 बजे से 8 बजे तक तो चल चुकी है, तो फाइनल जो हमारा टाइम होगा वो 8 बजे के बाद 2 घंटा हमको ऐड करना है। तो 8 में अगर हम 2 ऐड करते हैं मतलब 10 बजे का ये टाइम रहेगा जिसमें ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। और 10 AM किसमें दिया है? बी ऑप्शन में दिया है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक वस्तु को 4550 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 3290 रुपए में बेचने पर हुई हानि का 5 गुना है। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? क्या कह रहा है? 4550 रुपए में बेच रहा है तो लाभ अर्जित जो हो रहा है वो 3290 रुपए में बेचने पर हुई हानि का 5 गुना है। तो यहाँ पे हम बीच में कॉस्ट प्राइस ले लेंगे और इसके बाएं तरफ हम जो हानि वाला भाग होगा वो बाएं तरफ लेंगे और लाभ वाला जो भाग होगा वो दाएं तरफ लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहा है कि 4550 रुपया में हम बेच रहे हैं तो लाभ अर्जित हो रहा है। ठीक है, 4550 में हम बेच रहे हैं तो लाभ अर्जित हो रहा है, और 3290 में बेच रहे हैं तो हानि हो रहा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ये जो लाभ अर्जित हो रहा है वो हानि का 5 गुना है। तो मान लेंगे कि हानि अगर 1 हो रहा है तो लाभ इसको कितना हो रहा है? 5 गुना मतलब 5 हो रहा है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों का अंतर मतलब 3290 और 4550, दोनों का अंतर कितना है? तो दोनों का अंतर आपका 1260 रुपए का आता है। क्लियर है? दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 1260 रुपए का। और यहाँ पे हानि और लाभ दोनों के बीच का ऐड जो हम कर रहे हैं तो ये कितना यूनिट हो रहा है हमारा? 6 यूनिट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो 6 यूनिट है ये किसके बराबर हो रहा है? आपका 1260 के बराबर। तो अगर 6 यूनिट 1260 के बराबर है तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा? तो 1 यूनिट ऑफकोर्स 1260 बटा हम अगर 6 कर रहे हैं तो 210 के बराबर होगा। ठीक है, 1 यूनिट किसके बराबर हो रहा है? तो 210 के बराबर। ठीक है, अब हमको इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस में या तो आप हानि वाला जो मतलब 3290 में बेच रहे हैं तो कितना का हानि हो रहा है? तो 210 का, तो 210 को जोड़ लीजिए क्योंकि एक ही गुना हानि हो रहा है ना। तो 3290 में अगर हम 210 जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है हमारा? तो 3290 में 210 जोड़िएगा तो 3500 आ जाएगा। ठीक है, या आप दूसरे तरीका से निकाल सकते हैं कि 4550 तो लाभ वाला है लेकिन इसमें 5 गुना का बात हो रहा है, तो मतलब 210 का 5 गुना इसमें से हमको घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो 4550 में से हमको कितना घटाना? 210 का 5 गुना करेंगे मतलब 1050 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारा 3500 आ रहा है। मतलब कॉस्ट प्राइस इस वस्तु का कितना हो रहा है? तो 3500 रुपया हो रहा है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना हो रहा है? तो 3500 रुपया हो रहा है। अब हमसे क्या कह रहा है कि 20% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? मतलब एसपी हमको निकालना है। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है? 3500 है, और ये तो अपने आप में 100% है ना, ये तो 100% है। और हमको लाभ कितना अर्जित करना है? 20%, मतलब 120 से इसको गुना करेंगे। ठीक है, 0 से 0 कट हो गया, यहाँ पे भी इस 0 से ये 0, तो 350 गुने 12। ठीक है, गुना करेंगे, 0 का तरह रहेगा 12 पंचे 60 का 0 6, 12 तिहाई 36 और 6 42, कितना रुपया हो रहा है? 4200 रुपया।
और ये 4200 रुपया किसमें दिया है, तो 4200 रुपया आपका बी ऑप्शन में दिया है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रवि को 2500 रुपए की आवश्यकता थी। उसने कुछ राशि ए से और कुछ बी से उधार ली। ए को उसने 5% का ब्याज दिया और बी को 7% का ब्याज दिया। यदि एक वर्ष के अंत में उसके द्वारा दिया गया कुल ब्याज 160 रुपए है, तो उसने ए से कितनी राशि उधार ली थी। उसको आवश्यकता कितने रुपए की थी, तो 2500 रुपए की थी। और ब्याज हमारा दो तरह का है, एक है 5% और एक है 7%, और टाइम कितना है, तो एक वर्ष का है। तो मान लेंगे कि एक से वो 100 रुपया लिया, तो दूसरे से तो 2500 का जरूरत है ना, तो दूसरे से 2500 माइनस 100 रुपया लिया। ठीक है, ये दो तरह का हमारा मूलधन हो गया और साधारण ब्याज पे ही निकलेगा। समय कितना रहेगा, तो दोनों में एक वर्ष का समय रहेगा। और दर कितना होगा, तो एक में 5% का है और एक में 7% का है। बट्टा में 100 करेंगे। ठीक है, बट्टा में 100 और इस दोनों को हमको जोड़ना है, और इस दोनों का हमको जोड़ मतलब कुल ब्याज हमारा कितना दे रहा है, तो 160 रुपये दे रहा है। क्लियर है, x गुने 1 गुने 5 मतलब कितना हो जाएगा, तो 5x बट्टा 100 ये हो गया, और ये प्लस 2500 माइनस x गुने 1 गुने 7, तो 2500 को अगर आप 7 से गुना करिएगा कितना हो जाएगा, 17,500 माइनस 7x बट्टा में 100। ठीक है, बराबर 160। अब इसका बट्टा और का जोड़ कर लीजिए, तो 5x प्लस 1750 माइनस 7x बट्टा में 100 रहेगा। तो इस 100 को हम बराबर के इधर ले गए, मतलब इसको हम कर लेंगे 16,000, क्योंकि 160 तो पहले था, 2 जीरो एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो 5x माइनस 7x मतलब 2x हो जाएगा, माइनस में रहेगा यहाँ पे। ठीक है, और 16,000 में से 17,500 अगर हम घटाते हैं तो कितना हो जा रहा है, 1,500 मतलब 1,500 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस तो कट हो गया, माइनस में ही रहेगा ना। 16,000 में से 17,500 घटाना है तो माइनस में रहेगा, माइनस से माइनस कट हो गया, तो x का मान कितना हो रहा है हमारा, 750। तो ये x का मान जो 750 हो रहा है, तो वही कह रहा है कि a से कितना लिया था, तो पहला वाला जो मानेंगे वही a मानेंगे। तो ये 750 हमारा आंसर हो गया। और ये किस में दिया, ए ऑप्शन में दिया, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। या इसको आप अगर शॉर्टकट में बनाना चाहे तो देखिए कितना रुपए का बात हो रहा है, 2500 रुपए का। तो 2500 रुपए का अगर हम 7% निकालते हैं, 2500 रुपए का 7% निकालेंगे कितना आ रहा है, 175 आएगा। ठीक है, 2500 का 7% कितना आएगा, 175। लेकिन कुल ब्याज हमारा कितना दिया है, 160 दिया है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस कितने का, 15 का डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस कितने का है, 15 का। और एक से 5% पे लिया है और दूसरे से 7% पे, तो यहाँ ब्याज में डिफरेंस कितने का है, तो 2% का। ठीक है, तो 2% मतलब 2 यूनिट इसको मान लीजिए। 2 यूनिट किसके बराबर है, 15 के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, तो आपको 7.5 के बराबर हो जाएगा। तो अगर 1 यूनिट 7.5 के बराबर है तो हमको 100 यूनिट पे काम करना है। तो 100 यूनिट किसके बराबर होगा, तो 7.5 में 100 से गुना करेंगे मतलब 750 के बराबर हो जाएगा। तो यही जो 750 आपका है वो ए के द्वारा दिया गया हमारा राशि है। ठीक है, तो ये 750 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है, एक आदमी को 40 रुपए में 45 नींबू बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए उसे 24 रुपए में कितने नींबू बेचने चाहिए। क्या कह रहा है कि 40 रुपया में अगर 40 रुपया में अगर वो 45 नींबू बेच रहा है, 40 रुपया में 45 नींबू बेच रहा है, तो कितना हानि हो रहा है, 20% का। हम कोई भी काम 100% पे करते हैं, तो 100 में से 20 घटा मतलब 80 हमारा आ गया यहाँ पे। तो 80% किसके बराबर है, तो 80% किसके बराबर है, 40/45 के। ठीक है, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, तो 40/45 गुने 80 के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे 80 से गुना करेंगे नीचे में। क्लियर है। अब क्या कह रहा है कि 20% का इसको लाभ कमाना है, तो 20% का लाभ तो 100 में 20 हमको ऐड करना है, मतलब 120 पे हम लेकर के चलेंगे। तो अगर 1% किसके बराबर है, 40/45 गुने 80 के, तो 120% किसके बराबर होगा, तो 40/45 गुने 80 और गुने 120 के बराबर होगा। 40 दूनी 80 और 2 से 60 दूनी 120, कितना हो रहा है, 60/45, 15 से कट जाएगा, 15 चौका 60 और 15 तिया 45, कितना हमारा आ रहा है, 4/3। ऊपर क्या माने हुए, रुपया माने थे, और नीचे क्या माने थे, नींबू माने थे। ठीक है, तो 4 रुपया में इसको क्या बेचना है, 3 नींबू बेचना है। 4 रुपया में क्या बेचना है, तो 3 नींबू बेचना है। अब हमसे क्या कह रहा है कि 24 रुपया में कितना नींबू बेचना चाहिए। तो 24 रुपया है, तो यहाँ पे तो 4 रुपया हमारा है, तो इसको हमको क्या करना है, 24 रुपया करना है। तो 4 रुपये को 24 करने के लिए 6 से यहाँ पे गुना करेंगे, तो नींबू में भी 6 से गुना करना होगा। तो 3 नींबू बेच रहा था, तो 3 छक्के कितना बेचेगा, तो 18 नींबू बेचेगा। ठीक है, और 18 नींबू किस में दिया, तो बी ऑप्शन में दिया। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2:3:5 में है। यदि पहली को 10% लाभ, दूसरी को 20% हानि और तीसरी वस्तु को 14% लाभ पर बेचा जाए
तो कुल लाभ या हानि का प्रतिशत कितना होगा। क्या कह रहा है, 2:3:5 के अनुपात में है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। पहली वस्तु का अनुपात 2 है, दूसरी का 3 है और तीसरी वस्तु का अनुपात कितना है तो 5 दिया है। अब क्या कह रहा है कि पहली वस्तु पे क्या कह रहा है कि 10% का लाभ, तो गुने 10 कर लीजिए। दूसरी पे कह रहा है 20% का हानि, तो यहाँ पे माइनस का साइन देंगे, ये लाभ वाला में प्लस का साइन देंगे। तो इसका 20% हानि है तो गुने 20 कर लीजिए। और तीसरी वस्तु को 14% लाभ, तो प्लस में हो जाएगा गुने ये 14। और टोटल जो हमारा है वो टोटल कितना आ रहा है, तो 2 3 5 और 5 कितना हो रहा है टोटल 2 3 5 और 5 मतलब 10 हो रहा है। और ये 10 का ही हमको निकालना है कि फाइनल हमारा जो लाभ होगा या हानि होगा वो प्रतिशत, तो यही x मान लेंगे। अब अगर प्लस में आ रहा है तो लाभ होगा और माइनस में आ रहा है तो हानि होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में आएगा तो लाभ होगा और माइनस में आएगा तो हानि होगा। 2 दहाई 20 हो गया, 20 तिहाई 60 हो गया और 14 पंचे 70 हो गया बराबर 10x। ठीक है, 20 और 70 90, 90 माइनस 60 बराबर हो गया 10x। 90 में 60 गया 30, 30 बराबर 10x, तो x बराबर कितना हो रहा है 3 हो रहा है। और ये तो हमारा प्लस में आ रहा है, तो जैसे ही 3 प्लस में आया मतलब 3% का लाभ हुआ। ठीक है, और 3% लाभ किसमें दिया है, तो सी ऑप्शन में दिया। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक शिकारी एक हिरन से 200 मीटर पीछे है। शिकारी 12 मीटर प्रति सेकेंड की गति से दौड़ता है और हिरन 10 मीटर प्रति सेकेंड की गति से भागता है। शिकारी को हिरन को पकड़ने में कितना समय लगेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे शिकारी है, ठीक है, और यहाँ पे हिरन है। क्या कह रहा है, एक शिकारी एक हिरन से 200 मीटर पीछे है। शिकारी जो है वो हिरन से कितना पीछे है, तो 200 मीटर पीछे है। अब शिकारी किस गति से चला, 12 मीटर प्रति सेकेंड की गति से, और हिरन किस गति से भाग रहा है, तो 10 मीटर प्रति सेकेंड की गति से। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब शिकारी भी इसी तरफ जाएगा और हिरन भी इसी तरफ जाएगा। ठीक है, तो फाइनल जो स्पीड होगा, फाइनल स्पीड जो होगा, तो जब सेम डायरेक्शन में रहेगा तो फाइनल स्पीड को क्या करेंगे, घटाते हैं हम लोग। तो 12 में से 10 घटाए मतलब 2 मीटर प्रति सेकेंड का हमारा फाइनल स्पीड हुआ। और ये जो स्पीड हो गया 2 मीटर प्रति सेकेंड का, और डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस है आपका 200 मीटर का। डिस्टेंस कितना है, तो 200 मीटर का। कह रहा है कि शिकारी को हिरन को पकड़ने में कितना समय लगेगा, मतलब टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, मतलब 200 बटा 2 करेंगे तो इसको जब कट करेंगे तो 100, तो यही 100 सेकेंड जो हमारा हुआ वो आंसर हुआ। और 100 सेकेंड किस में दिया, सी ऑप्शन में दिया। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:1 था। 18 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी। वर्तमान आयु का अनुपात क्या कह रहा है कि 5:2, मतलब एक फादर है और एक सन है। ठीक है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5:2 है। कितना है, 5:2। और 8 वर्ष पहले क्या कह रहा है कि उसका अनुपात कितना था, 8 वर्ष पहले उसका अनुपात कितना कह रहा है, तो 8 वर्ष पहले अनुपात कह रहा है 3:1। अब देखिए इस दोनों में डिफरेंस कितने का है, 3 और 1 मतलब 2 का है, और 5 और 2 मतलब डिफरेंस 3 का है। तो कभी भी आयु का जो अंतर होगा, मतलब पिता और बच्चे की आयु का या किसी का भी आयु का अंतर रहेगा, तो 8 वर्ष पहले लीजिए या 8 वर्ष बाद लीजिए, वो अंतर हमेशा समान रहता है। तो सबसे पहले हमको इस अंतर को समान करना है। उसके लिए क्या करना होगा, इसमें 2 से गुना कर लीजिए और इस वाले में 3 से गुना कर लीजिए। तो ये नया रेशियो जो हमारा आएगा वो कितना आएगा, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4। और यहाँ पे नया रेशियो क्या आ गया, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है, अब पिता में देख लीजिए डिफरेंस, जैसे अभी प्रेजेंट, ये जो प्रेजेंट है वर्तमान वाला जो है वो 10:4 है, और 8 वर्ष पहले वाला जो हमारा अनुपात आया है वो 9:3 आया है। तो 10 और 9 मतलब दोनों में डिफरेंस कितने का है, 1 यूनिट का है। और ये जो 1 यूनिट है वो किसके बराबर है, तो ये तो 9 वाला जो है हमारा वो 8 वर्ष पहले का है। 8 वर्ष पहले का है 9 वाला, तो 1 यूनिट किसके बराबर है, तो 8 वर्ष के बराबर है। ठीक है, 1 यूनिट किसके बराबर है, 8 वर्ष के बराबर है। तो अगर 1 यूनिट 8 वर्ष के बराबर है तो प्रेजेंट जो वर्तमान आयु है वो तो 10 यूनिट है। तो 10 यूनिट किसके बराबर होगा, 10 यूनिट किसके बराबर होगा, तो 8 दाएं 80 वर्ष के बराबर होगा। अब हमसे ये तो नहीं पूछ रहा है कि वर्तमान आयु कितना है, पूछ क्या रहा है कि वर्तमान 18 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी। तो वर्तमान अगर 80 है तो 18 वर्ष बाद मतलब इसमें हमको 18 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, 98 वर्ष हो जाएगा। कितना होगा, 98 वर्ष। और ये 98 वर्ष किसमें दिया, डी ऑप्शन में दिया, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर 6% का लाभ होता है। अगर इसे 54 रुपये अधिक में बेचा जाए तो 15% का लाभ होता है। इस वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो।
अब अगर इस तरह का आपको क्वेश्चन दिखे कि जैसे यहाँ पे 2 बार लाभ की बात हो रही है, ठीक है, तो या 2 बार लाभ की बात हो या 2 बार हानि की बात हो या 1 बार लाभ या और 1 बार हानि की बात हो, तो इस तरह में हमको ट्रिक का एक यूज करना है। क्या ट्रिक यूज करना है? तो अगर 2 बार हमको लाभ देता है, 2 बार अगर लाभ की बात हो तो उस समय हम इसको घटाएंगे, ठीक है। अगर 2 बार हानि दे फिर भी हमको घटाना रहता है, 2 बार लाभ दे तो भी घटाएंगे, 2 बार हानि दे फिर भी घटाएंगे, और 1 बार हानि दे और 1 बार लाभ दे, मतलब लाभ और हानि दोनों अलग अलग रहे तो उस समय हमको इसे जोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि दोनों कंडीशन में लाभ ही है, तो इस दोनों को हम घटा लेंगे, दोनों में डिफरेंस कितने का हमको आ रहा है, तो एक है 15% और एक है 6%, मतलब दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो 9% का। अब इसमें क्या कह रहा है कि 54 रुपए अधिक में बेच रहे हैं तो 15% का लाभ होता है। कितना में बेचना है कि 20% का लाभ हो, हमको कमाना कितना है, 20% का लाभ कमाना है। और हम अभी कितना में बेचे थे, 54 रुपये अधिक में बेचे थे, तो लाभ कितना हमको हुआ था, तो अब इस दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, तो 9% का है, तो 9%, और हमको 20% अधिक पे बेचना है, मतलब इसको 120% से गुना करेंगे, ठीक है। प्रतिशत से प्रतिशत तो कट हो जाएगा, 9 से 9 छक्के 54, 6 और 120 को अगर हम गुना करते हैं तो 12 छक 72, मतलब 720 रुपये आ जाएगा। और ये 720 किस में दिया है, सी ऑप्शन में दिया है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 68 सेंटीमीटर, 31 सेंटीमीटर और 87 सेंटीमीटर है। 31 सेंटीमीटर के संगत शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करें। अब एक त्रिभुज है और इसका 3 अलग अलग भुजा है, मतलब ये विषम बाहु त्रिभुज है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा क्षेत्रफल के लिए, तो हीरोन्स फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। हीरोन्स फॉर्मूला आप लोग को याद है, हीरोन्स फॉर्मूला इसके लिए क्या होता है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। और अगर एरिया हमको निकालना होगा तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ तक तो सबको पता है, ये तो आपका फॉर्मूला है जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अब इसका हमको पहले एस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एस हमारा क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों भुजा का योग और बट्टा में 2। तो किसको किसको जोड़ना है, 68 को, 31 को और 87 को, और बट्टा में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 1 8 8 16 6, मतलब 186 बट्टा 2। तो कितना हो गया एस का मान, तो एस का मान हमको 93 आ रहा है। इसका एरिया निकालते हैं तो रूट अंडर, अब एस तो एस के बदले तो 93 रहेगा, इंटू एस माइनस ए, तो 93 माइनस 68 अगर हम कर रहे हैं तो 93 और 68 के बीच डिफरेंस कितने का है, तो 25 का है, तो 25 हो जाएगा। फिर एस माइनस बी, मतलब 93 और 31 के बीच डिफरेंस कितने का है, तो 62 का है, तो 62 हो जाएगा। और एस माइनस सी, तो 93 और 87 के बीच डिफरेंस कितने का है, तो 6 का डिफरेंस है, तो गुने 6 हो जाएगा। अब 93 को क्या लिख सकते हैं, 31 गुने 3 लिख सकते हैं, गुने 25 को हम 5 गुने 5 लिख सकते हैं, ठीक है। और 62 को 31 गुने 2 लिख सकते हैं, और 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को 6 ही रहने देते हैं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि 31 यहाँ तो हमारा मिल गया है 2 बार, ठीक है। और ये 3 दूनी हमको 6 आ रहा है, ठीक है। तो 1 6 और 1 यहाँ भी, तो 2 6 रहेगा तो 1 बाहर आ जाएगा, और 2 5 के बदले 1 बाहर आ जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 31 गुने 6 और गुने 5। ये वाला क्षेत्रफल इसके भी बराबर होगा, क्योंकि 31 सेंटीमीटर के संगत शीर्षलंब की लंबाई कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो इसके इक्वल हम करते हैं कि शीर्षलंब हमको निकालना है, मतलब इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 1/2 गुने आधार, तो आधार हम 31 ही ले लेते हैं क्योंकि इसके संगत कह रहा है, और ऊंचाई को हम h मान करके चलेंगे, और यही हमको निकालना है, ठीक ना। 31 से 31 यहाँ पे कट रहा है, 6 पंचे 30 बराबर है h/2, तो h बराबर कितना हो जाएगा, तो h बराबर 30 दूनी 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यही 60 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा, और 60 सेंटीमीटर दिया किसमें, तो डी ऑप्शन में दिया है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति शांत जल में 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। यदि धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसे धारा के प्रतिकूल समान दूरी तय करने में धारा के अनुकूल की तुलना में 7.5 घंटे अधिक लगते हैं, तो तय की गई दूरी ज्ञात करना है। अब यहाँ पे व्यक्ति का जो शांत जल में चाल है वो 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा का चाल कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मतलब धारा के अगर प्रतिकूल जा रहा है, धारा के प्रतिकूल जा रहा है मतलब विपरीत हो जा रहा है ये,
ठीक है, धारा के प्रतिकूल मतलब विपरीत जा रहा है, और अनुकूल मतलब समान दिशा में जा रहा है, ठीक ना। अनुकूल मतलब समान दिशा में जा रहा है। तो जब वो समान दिशा में जाएगा तो उसका चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा का चाल है 6, तो दोनों चाल जुड़ जाएगा, मतलब 20 किलोमीटर प्रति घंटा उसका चाल हो जाएगा। और अगर विपरीत दिशा में जाएगा धारा के, तो क्या हो जाएगा, तो 14 किलोमीटर उसका चाल है लेकिन धारा की चाल है 6, तो ये घट जाएगा, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अच्छे से समझ गए। अब हमको कह रहा है कि तय की गई यहाँ पे दूरी निकालना है, तो ये जो डिस्टेंस होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालने का एकदम शॉर्ट हमारा ट्रिक क्या है कि इस दोनों को हमको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, दोनों जो हमारा निकला है इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 गुने 8 हो गया, और बट्टा में दोनों का डिफरेंस लिख देंगे। तो 20 और 8 का डिफरेंस कितना है, तो 12, और गुने अब समय कितना लगा है, तो 7.5 घंटा लगा है, मतलब ये 75/10 इसको आसानी से लिख सकते हैं, 7.5 तो मतलब 75/10। अब इसको कटने वाला हो तो काट देंगे, 10 दूनी 20, ठीक है, 4 से 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8, और 3 से 25 तिहाई 75। ठीक है, तो कितना हो जा रहा है हमारा 25 और गुने 2 गुने 2 मतलब 25 गुने 4 तो हो गया 100। तो यही 100 किलोमीटर जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। और ये 100 किलोमीटर दिया किसमें, बी ऑप्शन में दिया है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से 270 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब यहाँ पे एक बार हानि दिया है और एक बार लाभ दिया है। जस्ट अभी पीछे बताया कि अगर एक बार हानि रहे और एक बार लाभ रहे तो उस कंडीशन में हमको इस दोनों परसेंटेज को जोड़ना रहता है। ठीक है, तो ये दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जा रहा है 40%। क्यों होता है ये भी अब एक बार समझ लीजिए कि यहाँ पे वस्तु को 20% की हानि पे बेच रहा है। कोई भी काम हम 100% पे करते हैं तो 20% की हानि पे अगर बेचते हैं मतलब ये वस्तु 80% पे बिक रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है 20% लाभ पे, मतलब अगर 100 का चीज है तो 20% लाभ कमाएंगे, मतलब 120% पे उसको बेचेंगे। तो दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, क्लियर है यहाँ पे 40% का। तो इसके लिए हम इतना लंबा नहीं जाएंगे, बस शॉर्टकट ट्रिक का यूज कर लेंगे कि अगर एक में हानि दे और एक में लाभ दे तो दोनों को हमको क्या करना है, ऐड कर लेना है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य के लिए सिंपल सा जैसे हम पीछे बनाए थे सेम उसी तरह से हमारा बन जाएगा। क्या है कि 270 रुपये का यहाँ पे आ रहा है, तो 270 बट्टा हमारा 40% हो जाएगा, और गुने अब इसका हम काम किस पे करेंगे, तो 100% पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ी कह रहा है कि कितने पे बेच रहे हैं कि इतना रुपये हमको आ रहा है, इस तरह का तो है नहीं। प्रतिशत से प्रतिशत कट हो गया, 1 0 से 1 0 यहाँ पे कट हो जाएगा। ठीक है, और 4 से 25 चौके 100, तो 25 और गुने 27, इस दोनों को अगर हम गुना करते कितना आ जाएगा, 675 रुपया आएगा। तो यही जो 675 रुपया हुआ ये वस्तु का क्रय मूल्य हुआ, और 675 किस में दिया है, सी ऑप्शन में दिया है, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है, यदि अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। तो मूल संख्या हमको ज्ञात करना है, मूल संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, क्या कह रहा है, 2 अंक की संख्या के अंकों का योग 7 है, तो यहाँ पे तो सारे संख्या के अंक का योग 7 है, सबका 7 है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है दूसरा कंडीशन कि यदि अंकों को पलट दिया जाए, जैसे यहाँ पे अगर हम इस सब के अंक को पलट रहे हैं तो इसका 52 हो जाएगा, इसका 43 हो जाएगा, इसका 61 हो जाएगा और इसका 16 हो जाएगा। अंक तो पलट लिए। फिर कह रहा है कि अंक पलट दिया जाए तो नई संख्या में 3 जोड़ने से, अब जो अंक पलटे हैं तो ये नई संख्या आ गई। ठीक है, इसमें हमको 3 जोड़ना है, तो सब में हम एक ही बार 3 जोड़ लेते हैं कि आसान रहेगा, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो 3 जोड़ेंगे तो 52 3 55 हो जा रहा है, ये 46 हो जा रहा है, ये 61 3 64 हो जा रहा है, और ये 16 3 19 हो जा रहा है। तो कह रहा है कि मूल संख्या की 4 गुनी, अब मिला लीजिए कौन सा 4 गुनी है, 25 और 55 4 गुनी तो नहीं है, 25 का 4 गुना तो 100 हो जाएगा ना। इसी तरह से 34 का 4 गुना ये भी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 16 का 4 गुना 16 चौके 64 है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। तो सी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा 16। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट है, किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले और वह 1800 वोट से जीत गया। चुनाव में कुल कितने वोट पड़े, अब कुल तो वोट 100% पड़ा होगा, 100% पड़ा होगा ना।
अब कह रहा है जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसको कितना पड़ा है, तो 60%। ठीक है, जीतने वाला कैंडिडेट को 60% पड़ा है, तो हारने वाला को ऑफकोर्स 40% पड़ा होगा। अब कह रहा है कि जीतने वाला जो उम्मीदवार है, मतलब जिसको 60% वोट मिला है, वह कितना से जीता है, 1800 से। मतलब इस दोनों में वोट का डिफरेंस कितना है, तो वोट का अंतर इस दोनों में है कितना का, 1800 का। वोट का अंतर है 1800 का, और प्रतिशत का अंतर कितना है, तो 20% का। तो ये जो 20% है ये 1800 के बराबर है। क्लियर है यहाँ तक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। 20% जो है वो किसके बराबर है, 1800 के। तो अगर 20% 1800 के बराबर है तो 100% हमसे कह रहा है, पूछ रहा है, तो 20 पंचे 100 होता है। तो जैसे ही यहाँ पे हम 20 में 5 से गुना करेंगे तो 100 होगा, तो इधर भी आप 5 से कर लीजिए। तो 1800 में 5 से कर लीजिए, 18 पंचे 90 और 2 जीरो मतलब 9000 हो गया। ठीक है, और आप इसको चाहते तो 20% बराबर 1800 है, तो 1 निकालते और फिर 100 निकालते। दोनों तरीका है, जो आपको इजी लग रहा है। तो 9000, और ये 9000 किस में दिया है, तो डी ऑप्शन में दिया है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 100 और 500 के बीच कितनी संख्याएं 8 और 12 से विभाज्य है। अब इसमें पिछले वाला जो वीडियो हम बनाए थे उसमें क्या था कि एक ही संख्या का बात था, यहाँ पे दो संख्या है। ठीक है, तो दोनों संख्या से विभाज्य है, मतलब क्या हुआ कि दोनों का जो एलसीएम होगा उससे वो विभाज्य होगा, मतलब वो दोनों संख्या से होगा। तो 8 और 12 का एलसीएम कितना है, तो भाई 8 और 12 का एलसीएम 24 है। तो अब हम 500 को भी 24 से भाग करेंगे और 100 को भी 24 से भाग कर लेंगे। तो 500 को 24 से करेंगे मतलब 24 दूनी 48, 2 जीरो मतलब 20 बार में ये पूरा पूरा कटेगा, मतलब 20 बार में ये पूरा पूरा कटेगा, बाकी कुछ बच जाएगा। इसी तरह से 24 से 100 करना है तो 24 चौका 96 होता है, मतलब 4। और इस दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, तो 20 और 4 में डिफरेंस है 16 का। तो यही 16 जो संख्या है वो पूरा पूरा कटेगा। ठीक ना, और 16 किस में दिया है, सी ऑप्शन में दिया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1500 रुपए की राशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 96 रुपए है, वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी। तो इस तरह का क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों का अगर अंतर दे तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है डिफरेंस, मतलब अंतर बराबर क्या होगा, पी आर स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं पी इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर, दोनों सेम ही है। ठीक ना, तो अंतर कितना है, 96, तो मतलब डी के बदले हम दे दिए 96। पी प्रिंसिपल मतलब मूलधन कितना है, 1500, तो दे दिए 1500 इंटू आर स्क्वायर, तो आर ही तो हमको निकालना है ना, दर निकालना है, तो आर स्क्वायर रहने देते हैं, बट्टा में 100 का स्क्वायर है, तो मतलब 100 गुने 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया, यहाँ भी सही है। अब 96 और 100 को गुना करते हैं मतलब 9600 हो जाएगा। तो 15 आर स्क्वायर बराबर कितना हो रहा है, 9600। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 9600 बटा 15। अब इसको अगर आप कट करते हैं तो इसको कट करने में कितने बार में कटेगा, तो 15 से ये कट जाएगा, 15 छक्के 90, 6 जीरो 15 चौका 60 मतलब 640 बार में कटेगा। तो आर स्क्वायर बराबर 640 है। सॉरी, इस क्वेश्चन में एक जीरो कम हो गया, 15,000 होना चाहिए, तब ये आसानी से निकलता। हालांकि इसका भी आप निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे मैच नहीं खा पाएगा। ठीक है, मैच ही नहीं करेगा। परसेंटेज हमको जो रेट का निकालना है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 6 है मतलब 6 छक 36 होना चाहिए यहाँ पे हमारा, या 49 होना चाहिए था, या 64 होना चाहिए था, या 81 होना चाहिए था, तभी तो इसका रूट निकालते ना, तो ये हमारा आ जाता। तो ये 640 आ रहा है, मतलब यहाँ पे अगर 15,000 रहता तो एक जीरो एक्स्ट्रा करता तो 960 यहाँ पे होता। ठीक है, तो 960 बटा अगर हम 15 करते तो कितना बार में हो जाता, 64 बार में होता। कितना बार में होता, 64 बार में। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर अगर 64 है तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यही 8% किस में दिया आपका, सी ऑप्शन में दिया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 1039 में जोड़े जाने के बाद प्राप्त योग 29 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। मतलब किससे भाग करना है, 29 से, और किसको करना है तो 1039 को। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कितना बार में कटेगा, तो 29 से मान लीजिए 3 बार में काट रहे हैं तो 87 यहाँ पे आएगा, और बचेगा कितना, 16 बच जाएगा। ठीक है, और 9 उतरा, फिर आपको 5 बार में लग जाएगा, और कितना होगा, 29 पंचे 145। ठीक है, शेष हमारा 25 बच रहा है। तो मतलब अगर ये 25 के बदले इसमें 4 जोड़ करके 29 अगर यहाँ रहता तो 6 बार में ये पूरा पूरा कट जाता, मतलब 36 बार में ये पूरा पूरा कट जाता। ठीक है,
तो यहाँ पे इस दोनों का डिफरेंस आप देख लीजिए, या ऐसे भी समझ सकते हैं, जो तरीका आपको समझ में आ जाए। तो 29 और 25 का डिफरेंस कितना है? 4 है। तो यही 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, यदि 16 पुरुष या 20 महिलाएं किसी काम को 25 दिनों में कर सकते हैं तो 28 पुरुष और 15 महिलाएं उसी काम को कितने समय में करेंगे? क्या कह रहा है कि 16 पुरुष, ठीक है, और ये किसके बराबर कह रहा है? तो 20 महिला के बराबर। मतलब या तो 16 पुरुष या तो 20 महिला। ठीक है, दोनों में से किसी एक की बात हो रही है कि ये दोनों अलग अलग अगर किसी काम को करते हैं तो कितने दिनों में पूरा करते हैं? तो 25 दिनों में। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कि 28 पुरुष और 15 महिला। ठीक ना, क्या पूछ रहा है? 28 पुरुष और 15 महिला, ये दोनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो यहाँ पे हम लोगों को एक रूल का यूज करना होता है। वो रूल क्या होता है? M1D1 इक्वल टू M2D2। इस रूल का हमको यूज करना है, इस फॉर्मूला का हमको यूज करके बताना है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक क्वेश्चन में तो दिया है कि 16 पुरुष या 20 महिला, लेकिन हमसे पूछ रहा है यहाँ पे कि 28 पुरुष और 15 महिला। मतलब ये दोनों अलग अलग है और इस दोनों को मिला करके हमको लेना है। तो या तो हम दोनों को पुरुष कर लेंगे या नहीं तो दोनों को महिला कर लेंगे। तो अब देखिए, जैसे 16 पुरुष किसके बराबर है? तो 20 महिला के बराबर है। तो यहाँ पे कितना पुरुष है? 28 पुरुष। तो पुरुष ही हम बना लेते हैं 15 महिला को भी। मतलब 15 महिला कितने पुरुष के बराबर होगा वो हम बना लेते हैं। तो 15 महिला यहाँ पे है। अब देखिए 20 महिला कितने पुरुष के बराबर है? तो 16 पुरुष के बराबर है। तो एक महिला कितने पुरुष के बराबर होगा? तो 16/20 के बराबर। तो इसी तरह से 15 महिला कितने पुरुष के बराबर? तो हो जाएगा 16/20 गुने 15। ठीक है, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20 और 4 चौके 16। मतलब 15 जो महिला है वो कितने पुरुष के बराबर है? तो 4 तिया 12 पुरुष के बराबर है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। यहाँ पे ऑलरेडी 28 पुरुष है और 15 महिला के बारे में हम फिर से क्या लिख लेंगे? 12 पुरुष। ठीक है, तो 28 और 12 कितना हो गया? तो 28 और 12 हो जाएगा आपका 28 2 30 10 40। 40 पुरुष का हमसे पूछ रहा है कि ये 40 पुरुष कितने दिन में इस काम को करेंगे। अब हम इसको M1D1 और M2D2 वाले फॉर्मूला पे सेट करते हैं। M1 क्या है? मतलब ये 16 मान लेते हैं, ये वाला 16, और D1 डेट कितना टाइम इसको लग रहा है? तो 25 दिन लग रहा है। ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा? और M2 कितना है? तो 40 है। और यही D2 हमको निकालना है कि कितना समय लगेगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जैसे अगर 5 से कट करते हैं तो 5 5 25 और 5 से 5 8 40 और 8 दूनी 16। तो 2 पंचे कितना हो रहा है? तो 10 हो रहा है। तो D2 कितना है? 10 के बराबर है। मतलब 10 दिन का टाइम लगेगा। और 10 दिन किसमें दिया है? बी ऑप्शन में दिया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक खंभे को 25 सेकेंड में पार कर लेती है। उस रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। अब इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन रहे, वहां पे अगर खंभा रहे या किसी इंसान की बात हो, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ये तो सभी आदमी जानते हैं कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है। लेकिन यहाँ पे हमको डिस्टेंस नहीं लेना है बल्कि लेंथ लेना है। तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? लेंथ बटा टाइम। यहां तक क्लियर है? इस तरह का फॉर्मूला का आप यूज कीजिएगा। कोई खंभा दे या कोई इंसान दे कि उसको पार करने में इतना टाइम लगता है, तो उस रेलगाड़ी का लंबाई निकालना है हमको। ठीक है, अब देखिए स्पीड कितना है? तो स्पीड दे रहा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 दे रहा है। और यही हमको लेंथ मतलब रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है। और टाइम कितना है? तो टाइम है 25 सेकेंड। अब एक चीज और देखिए कि आंसर आपका दिया है मीटर में और यहाँ पे टाइम दिया है सेकेंड में। ठीक है, लेकिन ये वाला जो स्पीड है वो तो किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो इसको हमको क्या करना होगा? मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना होगा। और इसके लिए सब आदमी को पता है कि 5/18 से हमको गुना करना होता है। तो इसको कट कर लीजिए। 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10 हो रहा है। ठीक है, 5 दूनी 10 मतलब 10 बराबर क्या हो रहा है? L/25। तो L बराबर क्या हो जाएगा? मतलब ये जो लंबाई है वो किसके बराबर हो जाएगा? तो 25 दहाई 250 मीटर के। ठीक है, और ये 250 मीटर किस में दिया है? तो बी ऑप्शन में दिया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, जबकि ए अकेले उस काम को 18 दिन में कर सकता है। तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है? अब इस तरह का क्वेश्चन है कि ए और बी आपको दे और किसी एक के बारे में दे कि वो इतने दिन में कर सकता है, तो दूसरा कितने दिन में करेगा? तो उसके लिए आपको क्या करना है
कि उसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि दोनों को आप गुना कर लीजिए और उसको डिवाइड किसके कर देना है, दोनों को घटा करके। ठीक है, अब यहाँ पे a प्लस बी मतलब a और b मिलकर के कितने दिन में कर रहा है, तो 15 दिन में। ठीक है, ये तो दिया है इसमें। और a अकेला कितने दिन में कर रहा है, तो वो 18 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो हमको b का निकालना है, दोनों को गुना कर लेना है। तो दोनों को गुना करेंगे मतलब 18 गुने 15 हो जाएगा और बट्टा इसको घटा लीजिए, तो 18 में से 15 घटाया तो 3 बच रहा है। 3 से 3 छक 18 और 15 छके 90। कितना दिन में, तो 90 दिन में। और 90 दिन किस में दिया आपका, तो डी ऑप्शन में दिया। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो वस्तुओं का लागत मूल्य समान है। पहली वस्तु को 25% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 15% के हानि पर बेचा जाता है। इस व्यापार में कुल लाभ या हानि ज्ञात करें। ठीक है, अब यहाँ पे n वस्तु दिया है, कितना दिया है वस्तु, तो n वस्तु दिया। वस्तु का संख्या तो नहीं दिखा है ना कि कितना वस्तु है, n वस्तु इसको मान लीजिए हमको। और CP जो है कॉस्ट प्राइस या लागत मूल्य जो है वो दोनों का बराबर है। तो इस सिचुएशन में आप शॉर्टकट ट्रिक का यूज करिएगा। वो क्या करना है, तो ओवरऑल अगर प्रॉफिट या लॉस की बात हो, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस की बात हो, तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला का यूज करना है। वो क्या करना है, तो इसका जो एवरेज परसेंटेज होगा वही इसका ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस होगा। अब रही बात कि प्रॉफिट के लिए हम लोग पॉजिटिव साइन का प्लस साइन का यूज करेंगे और लॉस के लिए नेगेटिव साइन माइनस का यूज करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि पहली वस्तु को क्या करा, 25% के लाभ पर, तो लाभ जैसे ही है मतलब प्लस में ये 25 जाएगा। ठीक है, और दूसरी वस्तु को 15% के हानि पे मतलब माइनस में ये 15 जाएगा। और इस दोनों का हमको एवरेज निकालना है। तो दो वस्तु है मतलब दो प्रोडक्ट की अगर बात हो रही है तो बट्टा में यहाँ पे 2 करेंगे। 25 में से 15 गया, कितना बचा, 10/2 और ये कितना हो जाएगा 5 के बराबर। लेकिन अब एक चीज और यहाँ ध्यान रखिए कि ये प्लस में है या माइनस में, तो ऑफकोर्स ये प्लस में होगा। क्यों, क्योंकि इसका बड़ा वाला का साइन प्लस है। तो प्लस में जैसे ही है मतलब ये प्रॉफिट है, मतलब ये लाभ हुआ। ठीक है, तो 5% का लाभ होगा। और 5% का लाभ किस में दिया, ए ऑप्शन में दिया है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पिता माता और पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात 22:20:9 है। 10 वर्ष बाद यह अनुपात 27:25:14 हो जाता है। तो माता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। क्या कह रहा है, वर्तमान आयु जो है, वर्तमान आयु का अनुपात किसका किसका, तो पिता का मतलब फादर का, माता मदर का और डॉटर पुत्री का, इस तीनों का अनुपात क्या है वर्तमान का, तो वो है 22:20:9। और 10 वर्ष बाद का अनुपात क्या कह रहा है, तो 10 वर्ष बाद का अनुपात आपका कह रहा है 27:25:14। अब देखिए इस अनुपात में जो है ये डिफरेंस कितना हो रहा है, तो पहले था मतलब वर्तमान की अगर बात करें तो 22 वर्ष था और 10 वर्ष बाद कितना हो गया 27, मतलब डिफरेंस कितना का हो रहा है, तो ये जो डिफरेंस है वो 5 का हो रहा है। यहाँ पे भी 20 था और 25 हुआ, मतलब यहाँ भी 5 का डिफरेंस है। और यहाँ भी 9 था और 14 हुआ, तो यहाँ भी 5 का डिफरेंस है। मतलब ये जो 5 यूनिट है वो किसके बराबर है, तो 5 यूनिट 10 वर्ष के बराबर है, क्योंकि 10 वर्ष बाद कह रहा है ना, तो 5 यूनिट 10 वर्ष के बराबर है। तो अगर 5 यूनिट 10 वर्ष के बराबर है तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, तो ऑफकोर्स 1 यूनिट 2 वर्ष के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि माता की वर्तमान आयु, तो माता की वर्तमान आयु कितनी है भाई, तो 20 है। रेशियो के हिसाब से तो 20 ही है ना माता की वर्तमान आयु। तो अगर 1 यूनिट 2 वर्ष के बराबर है तो 20 यूनिट किसके बराबर होगा, तो 20 यूनिट हो जाएगा आपका 40 वर्ष के बराबर। और वर्तमान आयु पूछा है तो 40 वर्ष ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बड़े तरबूज का वजन 20 किलोग्राम है जिसका 96% वजन पानी है। इसे थोड़ी देर के लिए धूप में छोड़ दिया गया और कुछ पानी वाष्पित हो गया जिससे कि अब उसमें 95% पानी है। अब इसका घटा हुआ वजन क्या होगा। अब तरबूज का वजन कितना था, तो तरबूज का वजन है 20 किलोग्राम। ठीक है, कितना है, तरबूज का वजन 20 किलोग्राम है। उसमें क्या करा है कि 96% वजन जो है वो पानी है। अब कोई भी जो फल होगा उसमें एक पल्प वाला भाग होता है, मतलब फल वाला भाग होता है और पानी भी रहता है कुछ। तो कितना इसमें पानी कह रहा है, 96%। ठीक है, तो 96% मतलब फल वाला भाग जो है वो फल कितना है, तो 4% है। ठीक ना, फल कितना है, 4% है, मतलब 20 किलोग्राम में 4% फल है। फिर कह रहा है कि कुछ देर धूप में छोड़ दिए हैं
तो उससे अब उसमें 95% पानी रह गया। तो अब इसका घटा हुआ वजन क्या होगा, मतलब फल कितना बचेगा। तो दोनों बराबर ही रहेगा ना, फल तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि फल अगर कोई भी आप यूज कर रहे हैं तो उस फल का जो पानी वाला हिस्सा रहता है वही सूखने के बाद कम हो जाता है, लेकिन फल वाला जो हिस्सा रहता है वो तो समान रहता है। तो 20 जो है गुने 4% वो किसके बराबर हो जाएगा, तो एक सम मान लेते हैं कि ये वजन हम एक समान ले रहे हैं, और वो किसके बराबर है, तो 95% पानी है, मतलब फल वाला पार्ट कितना है, तो 5% है। ठीक है, अब काट करके देख लीजिए, 5 से 5 चौके 20 और 4 चौके 16, एक्स किसके बराबर हो रहा है, 16 के बराबर। तो यही जो 16 किलोग्राम है वो इसका आंसर हो जाएगा। और ये किसमें दिया है, तो ए ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। कितना आवश्यक है, 40%। उसने 700 अंक मिले फिर भी वह 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। 700 अंक नहीं होगा भाई, 70 होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि एग्जाम का जो परीक्षा का कुल पूर्णांक पूछ रहा है वो तो कम ही है ना, तो 700 कैसे मिलेगा, 70 होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो 70 अंक मिला फिर भी वह 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। तो 40% उसको पास होने के लिए चाहिए। ठीक है, लेकिन उसको मिला कितना, 70 मिला, और कितना से फेल हो रहा है, तो 20 अंक से वो अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया। तो अगर 20 अंक और उसको मिल जाता तो वो 40% के बराबर होता, मतलब वो पास हो जाता। तो ये जो 40% है वो किसके बराबर हो रहा है भाई, तो 90 के बराबर हो रहा है। तो अगर 40% 90 के बराबर है तो 1% किसके बराबर होगा, तो 90/40 के बराबर। और परीक्षा का कुल पूर्णांक पूछ रहा है, मतलब 100% ही ना कुल पूर्णांक होगा, तो ये 100% किसके बराबर है, तो 90/40 गुने 100। ठीक है, कट कर लीजिए, 0 से 0 कट हो गया, 4 से देखिए 2 दूनी 4, 2 से 2 पंचे 10 और 2 से 45 दूनी 90। तो ये 45 में 5 से गुना करिए, 5 पचे 25 का 5 2, 5 होगा 20 2 22, 225। तो परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना है, 225। और ये किस में दिया, बी ऑप्शन में दिया, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1 2 3 4 5 6 सोन 60 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। कहां तक की संख्या का योग ज्ञात करना है, 60 तक, और शुरू कहां से करना है हमको, 1 से। ठीक है, तो इस तरह का अगर आपको दिखे, मतलब संख्या में कोई आपको डिफरेंस नहीं दिखे, मतलब एक एक का डिफरेंस दिख रहा है, लगातार संख्या की अगर बात हो और तब आपको योग निकालना हो, तो सीधा आप देख लीजिए लास्ट। तो लास्ट कितना है, 60, उसमें आप जोड़ लीजिए 1, तो कितना हो जाएगा 61, और उसको डिवाइड कर दीजिए 2 से। ठीक है, तो 2 से 30 दूनी 60, तो 30 गुने 61। ठीक है, 3 एकम 3, 3 छक 18, 1830 हो जाएगा। और 1830 किस में दिया है, तो बी ऑप्शन में दिया, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे एवं 5 पैसे के सिक्के का अनुपात 1:2:3 है। यदि बैग में कुल 45 रुपये है तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा, इस सिक्के का अनुपात क्या कह रहा है, 1:2:3। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें कह रहा है बैग में कुल कितना रुपया है भाई, 45 रुपया है, और यहाँ पे पैसे की बात हो रही है, ये तो पैसे का बात हो रहा है ना, तो 45 रुपया किसके बराबर हो जाएगा, तो 4500 पैसा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब 25 पैसा का एक कॉइन किसके बराबर होगा, तो 25 पैसे के बराबर होगा। 10 पैसा का 2 कॉइन किसके बराबर होगा, तो 20 पैसे के बराबर होगा। और 5 पैसा का 3 कॉइन किसके बराबर होगा, तो 15 पैसे के बराबर होगा। मतलब ये टोटल क्या जा रहा है आपका, तो 25 20 45 और 15, मतलब 60 के बराबर जा रहा है। तो ये जो 60 यूनिट है वो किसके बराबर है, तो 60 यूनिट जो है वो 4500 के बराबर है। तो अगर 60 यूनिट 4500 के बराबर है तो एक यूनिट किसके बराबर होगा, तो एक यूनिट 60/4500/60 मतलब 75 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एक यूनिट 75 के बराबर है तो हमसे क्या पूछ रहा है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, और 25 पैसे के सिक्के का यूनिट क्या है, एक ही है ना, तो मतलब इसका आंसर 75 हो जाएगा। और 75 किस में दिया, बी ऑप्शन में दिया, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे हमसे पूछता कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो इसका यूनिट 2 था, तो 75 में 2 से गुना कर देते, मतलब 150 हो जाता। क्लियर है, कॉन्सेप्ट तो समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन है कि एक दुकानदार एक ट्रांजिस्टर 20% लाभ पर 840 रुपये में और दूसरा ट्रांजिस्टर 4% हानि पर 960 रुपये में बेचता है। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। इसमें क्या कह रहा है कि 2 ट्रांजिस्टर है,
एक को 20% के लाभ पे बेच रहा है और दूसरे को 4% के हानि पे। और कितना में बेच रहा है? तो एक को 840 में बेच रहा है और दूसरे को 960 में बेच रहा है। क्रय मूल्य तो हमको किसी का नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं कि क्रय मूल्य 100 पे मान करके हम चल लेते हैं। ठीक है, तो पहले ट्रांजिस्टर के लिए अगर हम क्रय मूल्य मतलब सीपी अगर हम 100 मान लेते हैं, तो क्या कह रहा है 20% के लाभ पे बेच रहा है, मतलब यह 120 रुपया में बेच रहा है। क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि 20% लाभ का मतलब 120 रुपया हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 840 रुपये में वो बेचा है, लेकिन अगर 100 रुपये हम मान के चले हैं सीपी, तो एसपी मतलब सेलिंग प्राइस इसका कितना हुआ है? 120 हुआ है। और क्वेश्चन कह रहा है 840, तो मान लेते हैं कि अगर 120 यूनिट जो है वो 840 के बराबर है, तो एक यूनिट किसके बराबर होगा? तो एक यूनिट 840 बटा 120 के बराबर होगा, मतलब लगभग 7 के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर एक यूनिट 7 के बराबर है तो हम सीपी 100 माने हैं, तो 100 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? तो 100 यूनिट आपका हो जाएगा 700 के बराबर। क्लियर है यहाँ तक? इसी तरह से सेम कंडीशन दूसरे में लेते हैं। दूसरा ट्रांजिस्टर का भी हम सीपी क्या मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं। और इसमें क्या कर रहा है कि 4% हानि पर बेचा है, तो माइनस अगर हम 4% कर रहे हैं, मतलब एसपी इसका कितना हो रहा है? 96 रुपया हो रहा है। ठीक है, अब लेकिन ये 96 नहीं कह रहा है, ये तो कह रहा है 960 रुपया बेचा है। तो 96 यूनिट अगर 960 के बराबर है, तो एक यूनिट किसके बराबर हुआ? तो एक यूनिट 10 के बराबर हुआ। क्लियर है? तो 100 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? तो 100 यूनिट आपका हो जाएगा 1000 के बराबर। तो इसके अकॉर्डिंग एक ट्रांजिस्टर का सीपी आया 700 और दूसरे का आ रहा है 1000। मतलब अगर टोटल सीपी की हम बात करें, तो टोटल सीपी हमारा कितना हो रहा है? तो 700 प्लस 1000 मतलब हो गया 1700 रुपया। तो टोटल सीपी तो 1700 हुआ, और टोटल एसपी कितना दिया है? तो टोटल एसपी आपका आ रहा है यहाँ पे एक 840 है और दूसरा है 960। तो कितना हो जाएगा? 9 8 17 1 1800 रुपया। ठीक है, टोटल सीपी हमारा हो रहा है 1700 और टोटल एसपी हो रहा है 1800। तो 100 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो प्रॉफिट हो रहा है आपका 100 रुपया। प्रॉफिट हो रहा है 100 रुपया। ठीक है, अब यही हमसे पूछ रहा है कि कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, तो इसी का हमको प्रतिशत निकालना है। तो लाभ है तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा? तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100। तो लाभ है हमारा 100 रुपया और क्रय मूल्य कितना है? तो टोटल हमारा जो सीपी वही होगा क्रय मूल्य, तो ये 1700 है। तो 100 बटा 1700 गुने 100 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट हो गया। 100 बटा 17 कितना हो रहा है? 100 बटा 17। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 5.88% आपका आ जाएगा। तो यही 5.88% जो है वो लाभ है, और ये किसमें दिया है? ए ऑप्शन में दिया है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की आय और व्यय 9:5 के अनुपात में है। यदि व्यक्ति की आय 27,000 रुपये है तो उसका व्यय ज्ञात कीजिए। आय और व्यय मतलब इनकम और एक्सपेंस का अनुपात कितना दिया है? तो 9:5 दिया है। तो अगर किसी का मान लेते हैं कि इनकम आय इसका है 9 रुपया और व्यय एक्सपेंस इसका क्या है? व्यय क्या है? तो 5 रुपया है। तो इसका सेविंग क्या हुआ? तो इनकम में से एक्सपेंस को घटाएंगे वही हमारा सेविंग होता है, मतलब वही बचत होता है। ठीक है, तो बचत कितना हो रहा है इसको? तो 9 में से 5 गया तो 4 रुपया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्यक्ति की आय 27,000 है। तो आय अगर यहाँ पे तो हम 9 मान लिए हैं, और ये 9 यूनिट किसके बराबर है? तो 27,000 के बराबर है। तो अगर 9 यूनिट 27,000 के बराबर है, तो एक यूनिट किसके बराबर होगा? तो 27,000 बट्टा 9। ठीक है, मतलब 3,000 के बराबर हो जाएगा एक यूनिट। अब ये एक यूनिट 3,000 के बराबर है। हमसे क्या पूछ रहा है कि उसका व्यय ज्ञात कीजिए। व्यय कितना है? 5 यूनिट है। ठीक है, 5 यूनिट ही है ना व्यय, बचत है ना इसका 4, तो 5 यूनिट व्यय है। तो इसमें आप 5 से गुना कर लीजिए, तो 3 पचे 15,000 रुपया इसका व्यय हो जाएगा। ठीक है, और अगर बचत की बात करते हैं तो बचत कितना है इसका? तो 4 यूनिट है, और 4 को हम एक यूनिट 3,000 के बराबर है, तो 4 यूनिट किसके बराबर होगा? तो 4 तिया 12,000 के बराबर। हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? व्यय कह रहा है। व्यय 15,000 आया है, 15,000 तो ऑप्शन में नहीं दिया है। मतलब क्वेश्चन में या तो टाइपिंग मिस्टेक है या नहीं तो आंसर टाइपिंग का मिस्टेक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर व्यय के जगह पे क्या रहता? बचत होता। तो बचत कितना है इसका? 12,000 रुपया, और 12,000 किस में दिया है? सी ऑप्शन में दिया है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ गया? नेक्स्ट है, 4 घंटियां 6, 8, 9 और 10 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। सभी घंटियां एक ही समय में बजती है।
कितने मिनट बाद वे पुनः एक साथ बजेंगी। अब घंटी वाला क्वेश्चन लगभग हर एक एग्जाम में आपको मिलता है। अब इसमें क्या दिया है कि एक 6 सेकेंड, एक दिया है 8 सेकेंड, एक 9 दिया है और एक 10 सेकेंड पे बजता है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि कितने मिनट के बाद वो एक साथ बजेगा। तो एक साथ बजने का जैसे ही बात हो तो इसका आपको एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 360। ठीक है, और ये सेकेंड में दिया है, ये सेकेंड में दिया है तो ये भी एलसीएम आपका सेकेंड में आया है। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, कितने मिनट बाद, मिनट में पूछ रहा है। तो 360 सेकेंड का मतलब क्या हुआ, इसको 60 से भाग दे दीजिए तो मतलब 6 मिनट आ गया। ठीक है, और 6 मिनट किस में दिया है, ए ऑप्शन में दिया है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, जैसे ही आपको घंटी वाला रहा है और एक साथ बजने की बात हो तो वहां पे आपको एलसीएम निकालना है। नेक्स्ट है, एक पुरुष या 2 लड़कियां या 3 लड़के एक कार्य को 88 दिनों में कर सकते हैं। एक पुरुष, एक लड़की तथा एक लड़का मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। इसमें क्या दे रहा है कि एक पुरुष, पुरुष के लिए हम मेल ले लेते हैं, लड़की के लिए गर्ल ले लेते हैं और लड़के के लिए बॉय ले लेते हैं। ठीक है, तो एक पुरुष या ये किसके बराबर कह रहा है, 2 लड़की के बराबर, और ये किसके बराबर कह रहा है तो 3 लड़के के बराबर। मतलब ये तीनों बराबर है। ठीक है, या तो एक आदमी काम करेगा या 2 लड़की काम करेगी या 3 लड़के काम करेंगे। और ये कोई भी एक अगर एक ही साथ काम कर रहा है, मतलब तीनों एक साथ नहीं मिल रहा है, को सब अलग अलग काम कर रहा है, तो कितने दिन में इस काम को कर रहा है तो 88 दिन में काम को कर रहा है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि एक पुरुष, एक लड़की और एक लड़का, मतलब एक पुरुष, एक लड़की और एक लड़का, ये कितने दिन में करेगा। इस तीनों को हमको जोड़ करके बताना है, मतलब ये तीनों मिल करके एक साथ इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका क्षमता कितना है, मतलब एक पुरुष का क्षमता कितना है, एक लड़की का क्षमता कितना है और एक लड़के का क्षमता कितना है। तो क्षमता निकालने के लिए अब हमको पुरुष का क्षमता निकालना है। तो पुरुष का क्षमता निकालना है तो इसको आप ढक लीजिए। अब क्या बच रहा है, 2 तिया 6 बच रहा है। और अगर हम लड़की के क्षमता की बात करें तो इसको ढक लेंगे तो 3 एकम 3 बच रहा है। और अगर लड़के की क्षमता की बात हो तो इसको ढक लेंगे, मतलब 2 एकम 2 बच रहा है। मतलब इसकी क्षमता है कि ये 6 काम कर सकता है एक दिन में। किसकी क्षमता, पुरुष की क्षमता है। लड़की की क्षमता है कि 3 काम कर सकती है और लड़के की क्षमता है कि 2 काम कर सकता है एक दिन में। क्लियर है, अब हमको क्या कह रहा है कि एक पुरुष, एक लड़की और एक लड़का मिलकर उस काम को कितने समय में करेगा। तो काम कितना है, 88 है। ठीक है, और रही बात कि हमसे पूछ रहा है कि सब एक एक, तो एक एक की अगर बात करें तो आप किसी के साथ भी मैच कर सकते हैं। या तो आप एक पुरुष को ले लीजिए, ठीक है, तो एक पुरुष का क्षमता कितना है, 6 है, तो यहाँ पे 6 से गुना कर लीजिए। या नहीं तो अगर आप इस पुरुष के नहीं लेना चाहते हैं, लड़की को अगर आप लेना चाहते हैं तो लड़की का क्षमता कितना है, 3 है, और लड़की कितनी है तो 2 थी। ठीक है, तो 3 गुने 2 किए तभी भी हमारा 6 ही आ रहा है। और अगर हम लड़का को ले रहे हैं तो लड़का कितना है हमारा, 2 है लड़का, और इसकी क्षमता, लड़का कितना है तो 3 है। ठीक है, और क्षमता कितना है इसका तो 2 है, तो 3 दूनी कितना हो रहा है, 6 हो रहा है यहाँ पे भी। मतलब बात वही घूम करके आ रहा है कि 88 दिन का काम है तो 88 गुने 6 करना है। ठीक है, और इस तीनों को मिला करके कह रहा है तो इस तीनों को मिलाएंगे तो क्षमता कितना हो जाएगा, तो 6 3 9 2 11 हो जाएगा। क्लियर है, तो 11 से इसको भाग हमको दे देना है। 11 8 88, 8 6 48, कितना होगा तो 48 दिन में। और 48 दिन किस में दिया, बी ऑप्शन में दिया है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ गया कैसे इसको निकाले हैं कि यहाँ पे आप क्षमता जो निकाले हैं तो एक पुरुष का क्षमता है यहाँ पे, मतलब एक पुरुष इस काम को कर रहा है और एक पुरुष का क्षमता कितना है, 6 है। तो या तो आप इससे गुना कर लीजिए 6 से, या नहीं तो अगर लड़की का आप निकाल रहे हैं तो एक लड़की का क्षमता 3 है और लड़की कितनी है, 2 है, तो 3 दूनी 6 से आप गुना कर सकते हैं, बात वही है। और यहाँ अगर लड़के की बात कर रहे हैं तो लड़का का क्षमता कितना है, 2 है, और लड़का कितना है तो 3 है, तो 3 दूनी 6 यहाँ पे भी आ रहा है। समझ रहे हैं कि 6 कहाँ से लिए हैं। क्लियर है, नेक्स्ट है, जब एक वस्तु की कीमत 25% कम कर दी गई तो इसकी बिक्री X% बढ़ गई। क्या कह रहा है कि वस्तु की कीमत 25% कम की गई है तो बिक्री इसकी X% बढ़ गई है। यदि आय प्राप्ति में 20% की वृद्धि हुई हो तो X का मान क्या होगा। क्या कह रहा है, वस्तु का कीमत अगर हम 100 मान लेते हैं तो कीमत क्या कह रहा है कि इसका 25% कम कर रहा है, 25% कम कर रहा है, मतलब इसका कीमत 75 हो गया। और आय प्राप्ति में कितना का वृद्धि हो रहा है, 20% का। तो अगर आय प्राप्ति में हम 20% का वृद्धि कर रहे हैं, मतलब आय प्राप्ति 100 के बदले क्या हो जाएगा तो 120 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
15 से अगर कट करते हैं, 15 पाँचे 75 और 15 आठे 120। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इस दोनों में अंतर कितने का है? तो 3 का अंतर है। कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। तो 3 दे दीजिए। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है x प्रतिशत जो यहाँ पे इसकी बिक्री बढ़ी है, तो उसी x का हमको मान निकालना है। तो ये इसमें चेंजिंग कितना हुआ है? 3 का। तो 3 यहाँ पे दिए। और किस में चेंजिंग हुआ है? तो 5 से ये बढ़ करके ना 8 हुआ है, मतलब 5 से 3 बढ़ करके 8 हुआ है। तो 3/5 और इसका प्रतिशत निकालना है, तो गुने 100 कर देना है। ठीक है, 5 से 20 पंचे 100 और 20 तिहाई कितना हो रहा है? तो 60 हो रहा है। क्लियर है? तो ये 60 किस में दिया? डी ऑप्शन में दिया। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक सेब विक्रेता प्रतिदिन अपने स्टॉक का आधा हिस्सा बेचता है। रात भर में स्टॉक का 25% हिस्सा खराब हो जाता है। यदि 873 सेब 3 रातों में खराब हो जाते हैं तो पहले दिन उसने कितने के साथ शुरुआत की थी? इसमें क्या कह रहा है कि आधा हिस्सा वो बेचता है। कितना बेचता है? आधा हिस्सा, मतलब 1/2 बेचता है। और खराब कितना होता है? तो 25%, मतलब 1/4 हिस्सा खराब होता है। मतलब क्या हुआ कि 4 दूनी 8, 1/8 हिस्सा का यहाँ पे बात हो रहा है। अब क्या कह रहा है कि 3 रात की बात हो रही है, तो 3 रात में वो 3 दिन तो आधा हिस्सा बेचेगा और 3 रात में वो जो बचा हुआ रहेगा उसका 25% हिस्सा खराब हो जाएगा। तो 8 का अगर हम क्यू निकाल रहे हैं, 3 रात का मतलब क्यू निकाल लीजिए। तो 8 का क्यू मतलब 8 गुने 8 गुने 8 अगर हम कर रहे हैं तो कितना हो रहा है? तो 512 हो रहा है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्लियरली हम ले लेते हैं कि एक तरफ आप ले लीजिए स्टॉक, ठीक है, एक तरफ है स्टॉक, उसके बाद वो बेच रहा है तो एक तरफ सेल लिख लीजिए। फिर उसके बाद बचेगा बचेगा हालांकि जो सेल करेगा जितना, तो आधा ही सेल करेगा तो उसी का आधा बच जाएगा। और उसके बाद उसका जो 25% है वो खराब हो जाएगा। क्लियर है? तो अब स्टॉक हम शुरू करते हैं 512 से। तो स्टॉक अगर 512 है तो इसका आधा वो सेल किया, मतलब कितना सेल किया? तो 256 सेल किया। ठीक है, तो बचा कितना? तो 256 अगर सेल किया 512 में से, मतलब 512 का आधा 256 हुआ, तो 256 बच भी रहा है। अब इसका 25% खराब हो रहा है, तो 256 का 1/4 हिस्सा निकाल लेंगे, मतलब 64 हिस्सा खराब हो रहा है। क्लियर है? तो 64 हिस्सा अब बचा हुआ था 256 और खराब हो गया 64। तो अब जो फ्रेश माल हमारे पास बचा वो कितना बचा? तो 192 बचा। ठीक है, अब ये जो सेकेंड, ये तो फर्स्ट दिन का बात था, सेकेंड दिन 192 से शुरू हुआ, तो 192 के बाद वो आधा उसका सेल करेगा, मतलब वो कितना सेल करेगा? तो 96 सेल करेगा। ठीक है, कितना सेल करेगा? तो 96 सेल करेगा। और बचेगा भी कितना? तो 96 उसका बचेगा। और फिर खराब कितना होगा दूसरे रात में? तो इसका 25%, मतलब गुने 1/4, मतलब 24 खराब हो जाएगा इसमें से। ठीक है, तो अब तीसरे दिन जो फ्रेश माल बचेगा वो कितना बचेगा? तो 96 में से 24 घटा लीजिए, तो मतलब 72 बचेगा। ठीक है, और 72 अगर बच रहा है तो फिर इसका आधा वो सेल करेगा, मतलब 36 वो सेल करेगा। और बचेगा कितना? तो 36 बच जाएगा। और खराब कितना होगा? तो इसका 1/4, मतलब 25% का मतलब 1/4 हुआ। तो इसमें से कितना खराब हो रहा है? तो 9 हिस्सा खराब हो जाएगा। क्लियर है? अब इस तीनों को जोड़ लीजिए, 64, 24 और 9, तो कितना हो रहा है आपका? 97 हो रहा है। यहां तक अच्छे से समझ गया? अब इसके अकॉर्डिंग तो खराब हो रहा है 97, लेकिन यह क्या कह रहा है कि 873 सिर्फ 3 रात में खराब हुए हैं। तो ये 873 बट्टा हो जाएगा 97। और शुरुआत हम कितना से किए थे? तो 512 से शुरुआत किए थे, तो गुने कर लीजिए 512। जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? तो 4608 आ जाएगा, क्योंकि 97 से अगर आप काटिएगा तो 9 बार में 873 कट जाएगा, और 9 से 512 को अगर आप गुना करते हैं तो 4608 आ जाएगा। और ये किस में दिया है? तो डी ऑप्शन में दिया। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है, प्रिया ने 1240 रुपये में 45 किलोग्राम सेब और आम खरीदे। मतलब सेब खरीदा 45 किलोग्राम, मतलब सेब ये खरीदी 45, और आम का नहीं दिया है कि कितना किलोग्राम खरीदा गया है। सेब और आम की कीमत क्रमशः 25 रुपये प्रति किलोग्राम और 30 रुपये प्रति किलोग्राम थी। मतलब सेब की कीमत हो गई 25 रुपये प्रति किलोग्राम और आम की कीमत क्या है? तो 30 रुपये प्रति किलोग्राम। फिर कह रहा है कि उसने आम पर पृथक रूप से कितनी धनराशि खर्च की थी। तो इसको इतना हमको लंबा नहीं ले जाना है, क्योंकि आपको एग्जाम में एकदम कम टाइम में आंसर लाना है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि आम पर कितना खर्च हुआ है? तो आम अगर हम खरीदेंगे तो 30 रुपये ही खरीदेगा, क्योंकि 30 रुपये प्रति किलोग्राम इसका क्या है? रेट है। तो 30 रुपये। अब जितना क्वांटिटी खरीदेगा उससे इसको गुना करना है हमको।
अब वो क्वांटिटी 1 किलो रहे, 2 किलो रहे, 3 किलो रहे, मतलब जितना किलो रहे उसके अकॉर्डिंग इसको गुना करना है हमको। तब देख लीजिए आंसर में ही, क्योंकि साम दाम दंड भेद सारा आपको अप्लाई कर लेना है यहाँ पे। तो अगर क्वेश्चन से आंसर आ जाए तो भी ठीक है, नहीं तो आंसर से ही क्वेश्चन को ले लेना है हमको। तो अब आंसर मिला लीजिए कि 30 का मल्टीपल इसमें से कौन है, वही सही आंसर होगा। तो देख लीजिए 30 से कौन सा कटेगा, 650 बिल्कुल नहीं कटेगा, 680 3 दूनी 6 नहीं कटेगा, 690 कट जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन 690 रुपए। क्लियर है, समझ गया इस बात को। क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए तो प्राप्त उत्तर ही संख्या है। संख्या का 40% ज्ञात करें। क्या कह रहा है, किसी भी संख्या का 75% हमको लेना है और उस 75% में हमको कितना जोड़ना है, तो 75 जोड़ना है। और आ कितना रहा है उत्तर, तो प्राप्त उत्तर ही संख्या है। तो संख्या तो 100% होगा ना, संख्या तो 100% ही होगा। तो प्राप्त उत्तर जो है हमारा वो कितना है, 100% है। ठीक है, समझ गया बात को। अब ये प्रतिशत में और ये भी प्रतिशत में, 100 में से 75 गया, कितना बच रहा है आपका, तो 25% बच रहा है। और ये 25% किसके बराबर है, तो 75 के बराबर है। क्लियर है, ये 25% किसके बराबर होगा, तो 75 के बराबर होगा। ठीक है, इसमें से इसको घटा लिए हैं और ये 75 ऐसे ही रह गया। तो अगर 25% 75 के बराबर है तो 25 तिहाई 75 होता है, मतलब 1% किसके बराबर हो रहा है, तो 1% 3 के बराबर हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या कह रहा है कि संख्या का हमको 40% निकालना है। तो सबसे पहले हमको संख्या निकालना है। तो संख्या तो हम 100% माने हुए हैं ना, 1% अगर 3 है तो 100% कितना होगा, तो 100% आपका 300 हो जाएगा। ठीक है, 100% कितना होगा, तो 300 होगा। और इसी 300 का हमको क्या निकालना है, 40%। तो 300 गुने 40% मतलब 40/100 हो जाएगा, 0 से 0 कट हो गया। तो 40 और 3 मतलब 4 तिहाई 12, 120 हमारा आंसर आ गया। और 120 किस में दिया, बी ऑप्शन में दिया, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी संख्या का 30% उसके 40% से 12 कम है तो संख्या ज्ञात करें। क्या कह रहा है कि संख्या का जो 30% है वो 40% से 12 कम है। तो मान लेते हैं कि संख्या हम x मान लेते हैं, तो x का 1 हमारा क्या होगा, 30% होगा और 1 40% होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि 40% जो है उससे कम कितना है, 30%, और वो कम कितना है, तो ये 10% कम है। और ये 10% किसके बराबर दे रहा है, तो 12 के बराबर दे रहा है। क्लियर है, 10% किसके बराबर दे रहा है, तो 12 के बराबर। तो अगर 10% 12 है तो 100% कितना होगा, 100% कितना होगा, तो इसमें 10 से गुना किया तो इधर भी करना होगा, तो 120 के बराबर होगा। तो यही 120 हमारा आंसर हो गया। और 120 किस में दिया, बी ऑप्शन में दिया, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब एक संख्या के 70% में 70 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या 150 के 70% के बराबर हो जाता है। संख्या ज्ञात करा। क्या कह रहा है कि 70% जो है संख्या का, उसमें हमको कितना जोड़ना है, तो 70 जोड़ना है। और वो किसके बराबर हो जाता है, तो वो 150 के 70% के बराबर हो जाता है। 70% का मतलब 70/100 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, 0 से 0 कट हो जाएगा यहाँ पे। तो 70% प्लस 70 बराबर कितना हो जा रहा है, 15 7 105। ठीक है, अब ये प्रतिशत वाला इस साइड रहने देते हैं। तो 70% बराबर क्या हो जाएगा, 105 माइनस 70 मतलब कितना हो रहा है, तो 35 हो रहा है। तो अगर 70% 35 के बराबर है तो 1% किसके बराबर होगा, तो 35/70 मतलब 1/2 के बराबर होगा। 2 बार में कटेगा ना, तो 1/2 के बराबर होगा। तो अगर 1% 1/2 के बराबर है तो संख्या तो 100% पे हमको लेकर के चलना है। ठीक है, तो अगर 1% 1/2 के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा, तो इसमें हम 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, 2 से 50 बार में कट हो गया, तो यही 50 हमारा आंसर हो जाएगा। और 50 किस में दिया है, ए ऑप्शन में दिया है, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि 80 के y% का x% 900 के 25% के समान है तो x y का मान ज्ञात करें। क्या कह रहा है, 80 के y% मतलब y/100 और उसका कितना प्रतिशत है, तो x% मतलब x/100, और वो किसके बराबर कह रहा है, तो 900 के 25% के बराबर। तो 900 गुने हो जाएगा 25/100। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, 0 से 0 कट हो गया, 4 से 4 दूनी 8 और 4 से 25 चौके 100 और 2 से 2 पंचे 10। तो ऊपर क्या बच रहा है, yx मतलब xy इसको लिख सकते हैं, नीचे क्या बच रहा है 25 गुने 5
और ये बराबर के इधर वाला कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया, मतलब ये हो जाएगा 25 गुने 9। तो हमको क्या कह रहा है, एक्स वाई का मान निकालना है, तो एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा 25 गुने 9 गुने 25 गुने 5। ठीक है, अब इसका हमको गुना करना होगा, तो गुना करने से बेटर है कि आप ऑप्शन मिला लीजिए। 5 पाँचे 25, 25 25 से ये 625, और 625 में 9 से गुना करेंगे, 9 पाँचे 45, मतलब अंतिम अंक जो होगा, इकाई का अंक होगा वो कितना होगा, तो अंतिम अंक होगा 5। तो अब देख लीजिए ऑप्शन में, तो ये 0 है तो नहीं होगा, ये भी 0 है ये भी नहीं होगा, ये 0 है ये भी नहीं होगा, तो बी वाला ऑप्शन जो है वो 5 है लास्ट में, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे आप गुना करके भी चेक करिएगा, यही आ जाएगा। नेक्स्ट है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 35% और 50% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। कितना संख्या हमारे पास, 3 संख्या है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। क्या कह रहा है कि दो संख्या जो है तीसरी संख्या से 35% और 50% अधिक है। तो मान लेते हैं तीसरी संख्या 100, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, तो 35% अधिक मतलब 135, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 50% अधिक मतलब 150। हमको क्या कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या कितना है 135, दूसरी संख्या कितना है 150, और प्रतिशत हमको निकालना है तो 100 से गुना करना है। ठीक है, प्रतिशत कभी भी आपको निकालना रहेगा तो 100 से गुना करिएगा। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करना है, और प्रतिशत रहेगा और हमको उसका फ्रैक्शन निकालना है, मतलब भिन्न अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे, तो 100 से भाग करेंगे। ये दो चीज ध्यान रखना है आपको। ठीक है, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करना है, और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करना है। तो 0 से 0 कट हो गया, 15 से 15 नमा 135 और 9 दहाई 90। ठीक है, कितना प्रतिशत हो रहा है 90%, और 90% किस में दिया, डी ऑप्शन में दिया, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेचता है, तो उसके पास अभी भी 420 सेब है, तो उसके पास कितने सेब थे। तो मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में उसके पास तो 100% रहा होगा। ठीक है, अब बेचा कितना, तो बेचा है वो 40%। कितना बेचा है 40%, तो बाकी उसके पास बच कितना जा रहा है, तो बच जा रहा है 60%। ठीक है, और ये 60% किसके बराबर कह रहा है, तो 420 के बराबर। 0 से 0 कट हो गया, 6 से 6 7 42, मतलब 1% जो है वो किसके बराबर है, 7 के बराबर है। तो अगर 1% 7 के बराबर है तो 100 पे हमको लेके चलना है, तो 100% किसके बराबर होगा, 700 के बराबर। ठीक है, और ये 700 आपका किस में दिया, सी ऑप्शन में दिया, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का अंतर 1660 है। यदि एक संख्या का 7.5% दूसरी संख्या का 12.5% है, तो दोनों संख्या ज्ञात करना है हमको। क्या कह रहा है, दो संख्या का अंतर है 1660। अब एक हम मान लेते हैं x और एक मान लेते हैं y। क्या कह रहा है कि एक संख्या का 7.5%, तो x का हम निकाल लेते हैं 7.5%। ठीक है, और वो y का कितना निकालेंगे, तो 12.5%। ठीक है, और इस दोनों में क्या कह रहा है, दोनों में अंतर है 1660 का, तो पहले हम दोनों का ये प्रतिशत निकाल लेते हैं। प्रतिशत से प्रतिशत कट हो जा रहा है, और 7.5 मतलब 75 है, और ये 12.5 मतलब 125 है, तो 2.5 से इस दोनों को हम काट लेते हैं, तो 25 से 75 होता है, और 25 पंचे 125, तो ये 3x हो गया और ये 5y हो गया। ठीक है, 3x और 5y, तो x बटा y किसके बराबर हो रहा है, तो 5/3 के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो मतलब x y में डिफरेंस कितने का है, तो दोनों में अंतर है 2 का। दोनों में अंतर कितने का है, 2 का, और ये 2 किसके बराबर कह रहा है, 1660 के बराबर, क्योंकि अंतर तो कह रहा है 1660, तो 2 यूनिट किसके बराबर है, 1660 के बराबर है। तो अगर 2 यूनिट 1660 के बराबर है तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, तो 830 के बराबर होगा। तो हमको दोनों संख्या निकालना है, तो एक हमारा x वाला कितना है 5 है, और y वाला 3 है। तो अगर 1 यूनिट 830 है तो 5 यूनिट कितना हो जाएगा, तो 830 में आप 5 से गुना कर लीजिए। ठीक है, और इसी तरह से 1 यूनिट 830 है तो 3 यूनिट क्या हो जाएगा, तो 830 में हमको 3 से गुना करना है। ठीक है, गुना करेंगे 0 का 0, 5 से 15 का 5 1, 5 8 40 1 41, एक हो जाएगा हमारा 4150, और इसको गुना कर लीजिए 0 3 3 9 3 8 24 2490, तो एक हुआ 4150 और एक है 2490। किसमें दिया, ए ऑप्शन में दिया, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए तो किसी गृहिणी को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका चीनी पे खर्च न बढ़े।
क्या कह रहा है, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है। तो 25% का मतलब क्या हुआ, तो 25% का मतलब 25/100, 25 चौके 100 मतलब 1/4 हुआ। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि 4 का चीज इसको कितना में मिल रहा है, 5 में, मतलब 4 जो खर्च हो रहा है वो बढ़ करके कितना हो गया, 5 हो गया। अब हमको कह रहा है कि इसके खपत में कितना कमी करना पड़ेगा। तो मतलब 5 जो ये खपत हो रहा है, 4 के बदले कितना हो रहा है, 5। तो 5 को हमको फिर से किसके लेकर के चलना है, तो 4 लेकर के चलना है। ठीक है, तो दोनों में अंतर कितने का है, 1 यूनिट का है। तो ये 1 यूनिट हमको कम करना है, और वो किस पे कम करना है, तो ये 5 पे कम करना है। ठीक है, और इसी का हमको प्रतिशत निकालना है, तो गुने 100 कर लेंगे। 5 से 20 पंचे 100, तो कितना हो जाएगा, 20%। क्लियर है। और ये 20% किसमें दिया, डी ऑप्शन में दिया। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी संख्या के 25% का 40% 80 है, तो उसी संख्या का 60% कितना होगा। हम मान लेते हैं कि संख्या x मान लेते हैं। ठीक है, तो उसका 25% मतलब 25/100, और उसका कितना, तो 40%, तो मतलब 40/100, और वो किसके बराबर कह रहा है, तो 80 के बराबर। ठीक है, क्या कह रहा है कि संख्या के 25% का 40%, संख्या x माने है, तो 25% मतलब 25/100, और 40% मतलब 40/100। 25 से 25 चौके 100, और 4 से 4 दहाई 40, और 10 से 10 दहाई 100। तो यहाँ पे हो गया x/10, और ये बराबर के इधर 80 हो गया। तो x बराबर कितना हो रहा है, 800 हो रहा है। तो x का मान तो 800 आ गया, मतलब संख्या हमारा कितना निकल गया, तो संख्या हमारा निकल गया 800। अब क्या कह रहा है कि उसी संख्या का 60%, तो 800 का 60% मतलब 60/100 हमको निकालना है। 0 से 0 कट हो गया, 8 से 48 मतलब 480, और 480 किस में दिया आपका, तो ए ऑप्शन में दिया। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।